जीवन की आपाधापी में कई बेहद ज़रूरी प्रश्न हैं जो हाशिए पर छूट जाते हैं, जैसे कि ये कि क्रिकेट वर्ल्ड कप का टिकट आसानी से क्यों नहीं मिल रहा है, या फिर ये कि भरतपुर ज़िले में विधायकी के लिए टिकट के दाम कितने चल रहे हैं। लोकल मार्केट में कोई 10 बता रहा है, कोई 40। आगे आप अपने सुविधे के हिसाब से ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं तो पता चलता है कि जेके की कौन कौन सी किस्म हैं जो सरसों के खेत में लहलहा रही हैं, और कौन कौन सी फसलें हैं जो अब तक एमएसपी की घोषणा का इंतज़ार कर रही हैं। आप चौराहे के चाणक्यों से मिलते हैं तो आपको नए सिरे से पता चलती हैं कुछ नेताओं की विरुद्धावलियाँ, कुछ के खिलाफ ऐसे वाचक, ऐसे शब्द, ऐसे भाषण जो उनकी पोल खोलते हों। कुल जमा ये जनता है, इसकी चकल्लस है। कैमरे के सामने आने पर ये कुछ ठिठकती है। उम्मीद करता हूँ कुछ देर तक ही ठिठकी रहे और उसके बाद जो बरसों से भीतर भरा बैठा हुआ है वो बाहर आ जाए। उसके पहले होती हैं कुछ फुसफुसाहटें जिसमें कहा जाता है कि भाई साहब इन विषयों पर सवाल ज़रूर पूछिएगा। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा है जो फिलवक्त राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। कई यहाँ पर राजनीति के धुरंधर हैं जो विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा के हलकों में बात करें तो विद्याधर नगर से दिया कुमारी का जिक्र आता है। कांग्रेस के हलकों में बात करें तो कोई प्रताप सिंह खचरियावास का जिक्र करता है। हम जिस अपनी फेवरेट जगह पर बैठे हुए हैं टपरी जयपुर में, वहाँ की बात करें तो कालीचरण सराफ का जिक्र आता है। ऐसे कई धुरंधर नेता हैं। राज्यवर्धन राठौड़ चुनाव लड़ रहे हैं। कई पुराने नेता हैं जिन्होंने अपने पट्टे भी बदले हैं। कोई कांग्रेस से भाजपा में जा रहा है, कोई भाजपा से कांग्रेस में, और कोई लड़ रहा है निर्दलीय चुनाव, जैसे जयपुर में बताया गया जोधपुर के छात्र नेता के बारे में। इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। किसका कितना भोकाल है और किसका उठने वाला तिरपाल है, इन सब पर चर्चा होगी। शुरुआत भाई साहब आपसे करते हैं। आप बड़े धीर गंभीर लग रहे हैं। हाँ, नमस्कार सर। क्या नाम? राहुल। राहुल बड़ा सुंदर नाम है तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्या करते हो राहुल? मैं वकील हूँ सर। क्या लिखा है तुम्हारी टी शर्ट पे? जोधपुर लिखा हुआ है ये। अरे हनुमान जी की तरह थोड़ा सीना तो फाड़ो। बिल्कुल, देखिए। हाँ, क्या है खासियत इस टी शर्ट? ये जोधपुर पोलो टीम की टी शर्ट है। उनकी जो यहाँ राजस्थान में पोलो टूर्नामेंट होते हैं तो डिफरेंट जो टीम्स हैं उनकी सबकी अलग अलग टी शर्ट है। ये जोधपुर की पोलो टीम की टी शर्ट। आप पोलो खेलते हो? कुछ समय पहले खेलता था, फिर क्या हुआ? फिर छूट गया। कुछ काम के कारण, कुछ बाकी जो व्यस्तताएं रहती हैं उसके कारण, कुछ एक इंजरी हुई थी उसके कारण। ओहो, अभी ठीक हैं आप? बिल्कुल। किसको इंजरी होती लग रही है असेंबली इलेक्शन में? जी, भाजपा को। सीताराम का फोन आ रहा है। ये भी चुनाव के रिगार्डिंग ही आ रहा है। अच्छा, आप किसी पार्टी से जुड़े हैं क्या? मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। यहाँ प्रदेश के, जिले के, नगर के? राष्ट्रीय प्रवक्ता? तुम तो बड़े नेता हो फिर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हाँ। अपने स्तर की अपनी मेहनत सब लोग कर रहे हैं। मैं तो भी जितने गहलोत से जुड़े सवाल हैं सरकार से, वो फिर मैं आपकी तरफ ले आऊँ? बिल्कुल, बेशक। हैं? और इस चुनाव में जैसा आपने पूछा कि चोट होती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी पर। अच्छा। और आप किसी से भी पूछेंगे, लोग कह रहे वो हैं तो हम पूछेंगे ही। एज है कांग्रेस पार्टी को, बट मैं कहता हूँ एज नहीं है, एक बहुत ज़बरदस्त अंडर करंट है। अच्छा। और वो अच्छा, ये बताओ, ये होर्डिंगों में अभी तक सचिन पायलट की शक्ल गायब थी, अभी 2-3 दिन पहले आ गई। ये किस रणनीति के तहत हुआ? नहीं, होर्डिंग्स में, क्योंकि अभी हमारे राज्य के जो प्रशासन के मुखिया हैं, सरकार के मुखिया हैं, वो अशोक गहलोत जी हैं, और जो संगठन के मुखिया हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं। दोनों का चेहरा सामने था। तो पायलट को अभी क्यों लाना पड़ा? पायलट का बट नेचुरल, हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं वो। तो एक महीने पहले नहीं थे, अभी 3 दिन पहले बड़े नेता हुए। नहीं, जहाँ पे जो एरियाज थे, रिलेटेड एरियाज थे, वहाँ उनकी फोटो पहले भी लगाई जा कौन रही से थी। एरिया? नहीं, जो भी स्कीम्स थी जहाँ पे वो रेलेवेंट थे उनकी फोटो लगाई जा रही थी। ऐसा नहीं था कि पहले उनकी होर्डिंग नहीं लगे या फोटो नहीं लगे। हमको तो नहीं दिखे कहीं। आप लोग किसी को दिखे क्या? सब मना कर रहे हैं। नहीं, अशोक जी गहलोत ने खुद ही ये बात एक महीने पहले कही थी कि सचिन पायलट जी तो खुद हाई कमांड है हमारी पार्टी। हमारे इंटरव्यू में कहा था, यहीं की जैसी जयपुर में जी, किया था। तभी तो ऐसा तो नहीं पर है वो तो व्यंग में कह रहे थे। नहीं, वो तो गद्दार भी कह चुके हैं सचिन पायलट वो को। आपकी इंटरप्रिटेशन है कि आप उसे व्यंग नहीं माने। नहीं, उन्होंने तो सचिन पायलट को गद्दार भी कहा। वो जी देखिए, उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। उन्होंने, किसने, गहलोत ने या पायलट ने? गहलोत जी ने माफ़ी भी मांगी थी कि कई बार ऐसा रोष में या गुस्से में घर के बड़े हैं, वो हमारी पार्टी के बड़े हैं, तो बड़ों का इतना भी हक बनता है कि वो छोटों को डांट भी सकते हैं, फटकार भी सकते हैं। तो गुस्से में उन्होंने कोई बात बोल दी, उसकी अन्यथा उसकी कोई डेफिनेशन ना निकाली जाए।
अभी सब ठीक है? बिल्कुल सब बहुत बढ़िया। आज सुबह की आप वीडियो देखेंगे, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, सचिन पायलट जी सभी एयरपोर्ट पर साथ में थे। और राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम सिर्फ साथ दिख नहीं रहे, साथ में हैं और साथ में चुनाव जीतेंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और फिर सीएम कौन बनेगा? सीएम जो विधायक डिसाइड करेंगे। ये तो प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जवाब है, सच्ची मुच्ची में ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, सच्ची मच्ची में क्यों नहीं होता, बिल्कुल ऐसा होता है। वो आए थे अजय माकन, फिर क्या डिसाइड हुआ? तो उस टाइम विधायकों ने कहा कि अशोक जी गहलोत रहने चाहिए, अशोक जी गहलोत रह गए विधायक, हाँ। मुख्यमंत्री। और आला कमान को उन्होंने, धारीवाल ने बोला कौन आला कमान, ठेंगा दिखा दिया। नहीं, ठेंगा नहीं दिखाया, पर ये बात उन्होंने बोला वीडियो में है कौन आला कमान। जी मैं वापस वही बात कहूंगा कि एक परिवार है, परिवार में जो अलग अलग सदस्य होते हैं वो बड़े भैया खुले में लट्ट चलेगा तो पब्लिक पूछेगी, ठीक है बंद कमरे में करो ना सब। नहीं नहीं नहीं, वो जो वीडियो था उसका एक पार्ट दिखाया गया था, वो उन्होंने पूछा था सिर्फ कि कौन से आला कमान की आप बात कर रहे हो, वो भी आप उसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से ले रहे हो। धारीवाल ज्यादा मासूम है या तुम? चलिए, प्रवक्ताओं का काम मुश्किल होता है, आई अंडरस्टैंड। क्या नाम है आपका? अवेश। अवेश, क्या करते हो अवेश? सर बिजनेस है, फैमिली बिजनेस, उसको संभालता है। विस्तार में बताओ, मैं जीएसटी थोड़ी लगाऊं। अरे नहीं सर, जीएसटी की दिक्कत ही नहीं है। हाँ बताओ। फैमिली बिजनेस है, उसमें अभी लगा हुआ हूँ, और ऐसे स्टूडेंट हूँ होटल मैनेजमेंट का। भाई तूने 4 वाक्य खर्च कर लिया, अभी तक बिजनेस पता नहीं चला। ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस है सर। तो आपको उसको कंटिन्यू करना है या कुछ नया करना है? सर उसको कंटिन्यू करना है, लेकिन एक नए फॉर्मेट में कंटिन्यू करना चाहता हूँ उसको। एक मॉडर्नाइजेशन, जैसे पहले सारा कागज़ों का काम था, मैं धीरे धीरे उसको टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। कागजों का काम मतलब? बिल हाथ से कटते थे, कागज़ काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता था। ड्राई क्लीनिंग में? हाँ, जो बिलिंग और वो सब होती थी। कंप्यूटराइज कर दोगे? अब उसको कंप्यूटराइज पे धीरे धीरे उतार रहा हूँ। 2-3 स्टोर्स हमने करे हैं कंप्यूटराइज, उसको आगे कैसा है कारोबारियों के लिए, कैसा माहौल है प्रदेश में? सर कारोबारियों के लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों तरफ हाथ में लड्डू रखने पड़ते हैं कारोबारी को। थोड़ा विस्तार से उदाहरण समेत समझाइए। देखो भाई बहुत जरूरी बात बता रहा है, बताओ। सर मेरा जो बिजनेस है, मेरे पास बीजेपी वाले भी आते हैं, मेरे पास कांग्रेस वाले भी आते हैं। कितना चंदा देना पड़ता है? चंदा तो कुछ भी नहीं देना पड़ता सर, फिर बस बुराई किसी की नहीं कर सकते। दोनों तरफ को बैलेंस करके चलना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी वाला भी मेरे पास आ रहा है, कांग्रेस वाला भी आ रहा है, मेरे पास आम आदमी पार्टी वाला भी आ रहा है, बसपा भी आ रहा है, सबको बराबर लेके चलना पड़ता है। आम आदमी पार्टी है यहाँ राजस्थान में? इतनी नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकती है। अच्छा, इस बार क्यों नहीं हो पाई? इस बार सर एकदम से तीसरा फ्रंट खड़ा नहीं हो सकता राजस्थान में, क्योंकि लोग बाग एक्सेप्ट नहीं अरे करेंगे। कितना समय चाहिए? 2012-13 की बनी पार्टी। यहाँ पे राजस्थान में तो पिछले साल उन्होंने उतारे थे 1-2 अपने कैंडिडेट्स, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और तीसरा फ्रंट और भी कोई पार्टियां हैं अन्य में? सर तीसरा फ्रंट अभी जैसे ओवैसी साहब ने यहाँ पे चालू किया है अपना, उन्होंने खुद के उतारे प्रत्याशी सारे, और बसपा का पहले से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन वो कांग्रेस को समर्थन दे देते हैं अपना मोस्ट। क्या करते हो गुरु? हर बार बसपा 4-6 जिताती है और जीतते ही उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, क्या गुट्टी पिलाते हैं अशोक गहलोत? जी गुट्टी नहीं पिलाते, अशोक गहलोत जी के लिए ये प्यार है। जैसे एक रैली में चला था आई लव यू अशोक गहलोत, तो विधायक भी यही कह देते हैं आई लव यू अशोक गहलोत। और जो सरकार होती अच्छा, है, ये जो मानेसर गए थे उनको प्यार नहीं था क्या? नहीं मानेसर, देखिए फिर वही बात कि जो अगर एक संगठन में लोगों को विरोध है, एक परिवार में लोगों को विरोध है, तो विरोध को उसको प्रकट करने का एक तरीका था कि मानेसर चले जाओ। नहीं, वो एक जगह चूज करी गई थी, उसमें कोई ऐसी बात थोड़ी है। हाँ, हाँ, तो प्यार सचिन पायलट कब कहेंगे स्टेज से आई लव यू अशोक गहलोत? उन्होंने तो कह दिया ना। कब कि कहा? हमारे परिवार के बड़े हैं। नहीं, ये आई लव यू अशोक गहलोत जैसे बसपा के विधायकों ने कहा। आप जाइए, आप मिलिए जरूर, आपको कहेंगे। मैं तो मिलता रहता हूँ, मेरा काम है नेताओं से मिलने का। जी, नाम बताइए। पीयूष तिवारी। क्या करते हो पीयूष? मैंने बीटेक एमटेक कर लिया, अब एलएलबी कर रहा हूँ स्टार्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी से। बहुत पढ़ रहे हो गुरु, हैं? देख रहे हो कह रहा? हाँ भाई है किसका, इनका या आपका? अच्छा ओके। ये इतने आश्चर्य में, एक सेकंड, ये इतने आश्चर्य में क्यों है जब तुम इनको अपना छोटा भाई बता रहे हो? मैंने एकदम से देखा, एकदम से कहाँ से आ गए बीच में। है ये क्या भाई? बिल्कुल बिल्कुल भाई है, लेकिन तेरे पास ही माइक आने वाला था ऐसे मतलब। अच्छा, ये फुटेज खाने के लिए भाई बोल रहा है? लग ही रहा है। नहीं मेरा भाई है ये, लेकिन यार तुम लोग इतने संदेह में भाई कह रहे हो एक दूसरे को। मैंने इसलिए कहा सर क्योंकि आपने बहुत गर्व से बोला ना, तो एक होता है ना कि हाँ मेरा छोटा भाई है। अच्छा, वैसे अपना भाई है? मेरा अपना भाई है, कजन, बुआ का बेटा। बड़ा कौन है? बड़ा ये है। लगता ही होगा सर, है? लगे रहो ना सर। नहीं सर, हम लोग को जर्नलिज्म में सिखाते हैं नेवर अज्यूम। अच्छा ओके सर, और माशाल्लाह आप भी काफी हसीन लग रहे हैं। अच्छा थैंक यू सर, थैंक यू। क्या है राज? रात तो सर कुछ नहीं, यहाँ पे
कांग्रेस आने वाली। अरे हम आपके हुस्न का राज पूछ रहे हैं, आप कांग्रेस भाजपा कर रहे हो। हुस्न का राज तो सर क्या है, वही है, सुबह फेस वॉश लगा लेते हैं बस, और तो क्या। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। एक फेस वॉश से इतना कमाल हो जाता है? अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर, यार ट्रिम करा रखी होगी इसलिए लग रहा होगा। तो मतलब लेकिन आपको लग रहा है कि हुस्न है? नहीं, मेरे को नहीं लग रहा सर, आप कह रहे हो सर, मेरे को नहीं लग रहा। अच्छा, अब आपकी इजाजत हो तो आपके छोटे भाई से, हैं, ये आपके मामा के लड़के हैं, पूछ ले। गौरव नाम है इनका? नहीं, पीयूष नाम है। पीयूष? अभी तो गौरव बता रहा। अभी भी डाउट में है, कह रहे पीयूष बताया होगा, नॉट श्योर। नहीं, पीयूष ही है सर, पीयूष ही है। अच्छा, हाँ बताइए। चेक कर रहे थे सर। बीटेक क्या मुद्दा है पीयूष इस बार राजस्थान चुनाव का? सर मुद्दा तो ये है कि जो गहलोत जी ने कई चीज़ें दी हैं तो वो राज्य के बाहर भी प्रचलित है। मेरा भाई जो है इंस्पेक्टर है, तो वो कई बार फैक्ट्रीज़ में जाता है तो बाहर के लोग भी बोलते हैं, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद के, कि इस बार तो गहलोत साहब आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ें दी है। राहुल तुम्हारा वोटर है, जरा इसका ख्याल रखना। नहीं, अभी मैं आगे आता हूँ। अच्छा, लेकिन असलियत ये है कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी देनी। जैसे ओपीएस की सर ने बात की, मेरे घर में भी सरकारी शिक्षा है, मम्मी पापा दोनों सरकारी। ओपीएस अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम। बिल्कुल। लेकिन जैसे ये जो मोबाइल वितरण है वो जिनको मिलना चाहिए था, जैसे जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाई के लिए मिलना चाहिए था, लेकिन जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करके हम जो युवा लोग हैं, खासकर ये ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास लैपटॉप वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ तक वो मोबाइल नहीं पहुँचा और गलत जगह पे वो सर्कुलेट हो गया। तो ये चीज़ें थी और अच्छा काम किया है, लेकिन ये है कि अटका हुआ है माहौल, कुछ कह नहीं सकते। कई क्लियर बता रहे हैं आप, अटका बता रहे हो? कहाँ माहौल खराब है बताओ? एक तो चाकसू में खराब है माहौल प्रॉपर, उसके अलावा सिविल लाइन्स में भी कहाँ रणनीति गड़बड़ है कांग्रेस की? चाकसू में एकदम गलत है। अरे थोड़ा पॉइंटर्स में बताओ, कैंडिडेट गलत, प्रचार गलत। एक तो टिकट नहीं कटे, टिकट कटने चाहिए था, जैसे सोलंकी साहब का कटना चाहिए था, तंवर साहब को आना चाहिए था, ठीक है, वो नहीं कटा। कैसे मैनेज कर लिया उन्होंने टिकट फिर? भाई जो अभी यहाँ पे बोल रहे थे ना कि कितने पैसे मिलते हैं, क्या होता है, पैसे देके टिकट बच गया। हाँ भाई, ये सोच रहा होगा मैं क्यों आ गया। कोई कुछ भी बोल रहा, मैं समेट रहा हूँ, पर इसी से गुरु तुम्हारी नेतागिरी चमकेगी। हाँ, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मैं अग्री नहीं करता इनसे। क्या और टिकट नहीं कटने चाहिए थे? नहीं, टिकट जहाँ पे कटे हैं, ऐसा नहीं है कि टिकट जो लोग बैठे भी थे उनका काम टिकट काटना नहीं था, जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देना था। और जो 200 टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं वो सारे जिताऊ कैंडिडेट्स को दिए हैं। तो जो 200 जीतोगे? 200 जिताऊ कैंडिडेट्स हैं, अब जनता जितने लोगों को आशीर्वाद देगी उनको देगी, पर हाँ एक बहुत बड़े नंबर में। पर पब्लिक ये लगातार कह रही विधायकों को लेकर नाराजगी है गुरु। कुछ एक स्तर पे एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल होती है, विधायकों लेकिन नाराजगी कुछ एक लेवल पे होती है। बताओ कौन कौन से विधायकों लेकिन नाराजगी खबर तुम्हारे पास है? नहीं, कुछ एक लोगों को एक सर्टेन नाम तो बता दो, एक सर्टेन लेवल तक आती ही है। 199 पूरी थोड़ी जीतोगे, एक तो बता दो। जैसे अभी जिस विधानसभा में बैठे हुए हैं कालीचरण सराफ जी हैं, इनके अगेंस्ट में बड़ी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस के विधायकों को लेकर के मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों को टिकट मिला है उनके लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। जैसे सिविल लाइंस की इन्होंने बात करी, डोटासरा नहीं फंसे अपनी सीट पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। डोटासरा जी को तो उल्टा जो ईडी भेजी उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी भेज करके तो उनकी जीत का मार्जिन जो शायद 10-15 हज़ार का होता है उसको बढ़ा करके 25-30 हज़ार का कर दिया। अब डोटासरा जी खुद चुनाव लड़ ही नहीं रहे, उनके लिए तो जनता चुनाव लड़ रही है, उनका वोटर चुनाव लड़ रहा है। बढ़िया, ये वाली क्लिप भेजना डोटासरा जी को। हाँ, तो तुम बोल रहे हो मोबाइल गड़बड़ पट रहे हैं? हाँ, दूसरा और एक यूथ को आगे आना चाहिए। सचिन पायलट का फेस आप आगे करो भाई, हम सब यहाँ पे यूथ हैं। बूढ़े नेता भी बोलते हैं कि युवाओं की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन सचिन पायलट को पीछे किया जा रहा है। पीछे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? तो कह रहे हैं परिवार का मामला है। परिवार देखो, पहली चीज़ तो परिवार क्या, गणतंत्र है, ठीक है, जनता का तंत्र है, तो परिवार तो वो सबका ही है। लेकिन यूथ जो बोलते हैं ना डेमोग्राफी, तो यूथ को सबसे आगे करो। सचिन पायलट। बताओ भाई, यूथ क्या मुद्दे हैं तुम्हारे, नाम बताओ। विजय राम सर, एक तो राजस्थान में सबसे बड़ा भी मुद्दा है जो स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए तो वो है पेपर लीक। पेपर लीक सर, पेपर लीक में क्या है सर, पिछली जो 5 साल में गवर्नमेंट जो पिछली भी सरकारों में पेपर वगैरह हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई कांग्रेस में पेपर आउट हुए, बीजेपी में पेपर आउट हुए, पर अभी अपन देखें भाई रिसेंटली 2-3 साल का देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा पेपर आउट हुए। जैसे टीचर की वैकेंसी का 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, और ऐसे सुनने में आया कि भाई 1st ग्रेड का भी लीक हुआ, पर वो उसको ऑथेंटिक किया नहीं गया कि भाई ये लीक हुआ कि नहीं हुआ। और एक टाइम पे एग्जाम पे वगैरह भी नहीं होती कई बार, जैसे कि पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट दी अक्टूबर में, तो हम सब तैयारी की कि भाई अक्टूबर में एग्ज़ाम लग जाएगा, और भी बाकी के एग्जाम में छोड़ के, तो फिर अक्टूबर में एग्ज़ाम नहीं लग के अब उसको नई डेट दे दी गई है। और ये और वैकेंसी भर्तियाँ ठीक से नहीं कर रहे हैं।
पर वो तो अशोक गहलोत सरकार अपनी बहुत पीठ थपथपाती है कि हमने इतनी भर्तियां की। गलत थपथपा रही है सर, हाँ? गलत थपथपा क्या नाम है? ये सर रविंदर नाम है मेरा। एक सर जैसे सरकार के नुमाइंदों के पास हम जाते हैं सर, मंत्रियों के पास, विधायकों के पास कि आरपीएससी की इस चीज़ को लेकर आप ठीक करो, तो वो बोलते हैं कि ये इंडिपेंडेंट संस्था है, संवैधानिक संस्था, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर जब मेंबर अपॉइंटमेंट का मामला आता है तो सर जो राजस्थान के करप्ट लोग हैं उनको चूज किया जाता है कि आप इन लोगों को ले आओ। अब सर और उन लोगों को चूज तो सरकार ही करती है ना। सर तब संवैधानिक क्यों आप नहीं बोल रहे हो रहती? आरपीएससी में सब करप्ट लोग भरे हुए हैं। जी मतलब मेंबर है सर, वो मोस्टली ऐसे लोग आते हैं जो अभी सर गड़बड़ 3 कर देते मेंबरों हैं की सर। नियुक्ति हुई है सर, तो उनका अगर देखा जाए ना बैकग्राउंड, जैसे अपन देखते हैं पीछे से कि भाई किस हिसाब से इनकी नियुक्ति की गई, तो तीनों की पॉलिटिकल नियुक्ति अपन कह सकते हैं। मतलब आप अगर सर लल्लत टॉप की टीम फैक्ट चेक करेगी ना सर तीनों के बारे में, तो आपको उन तीनों का एक ऐसा रिकॉर्ड मिल जाएगा। बताओ क्या रिकॉर्ड है सर अब सर जैसे एक सर मेंबर है, अब सर नाम लेके बोलो। सर केसी मीणा जी मेंबर है सर, उनके बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी ऐसी मतलब कई चीज़ों को लेके ऐसे काम करते थे सर। अभी मतलब ब्यूरोक्रेसी से हो तो ब्यूरोक्रेसी डायरेक्ट उनको अपॉइंटमेंट किया गया है। एक जो अभी सर डेगाना से सर मेंबर है, उनका क्या नाम है वो जो विवादित है वो। कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि राजस्थान में सरकारी भर्तियां ठीक से नहीं हो रही हैं। सर बिल्कुल ठीक से नहीं आ रही। असिस्टेंट प्रोफेसर बताया, सर असिस्टेंट प्रोफेसर सर मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ सर। एक बार वैकेंसी आ गई सर, आरपीएससी फर्स्ट में डेट देगी, फिर उस डेट के जैसे डेट पास में आएगी डेट आगे चली जाएगी, फिर दूसरी डेट पास क्या में आएगी। वजह क्या बताते हैं डेट किसका आने की? सर जैसे अब की बार सर इन्होंने अक्टूबर में एग्जाम होने वाली थी, मुद्दा बताया कि एक स्टूडेंट ने कई सब्जेक्टों से फॉर्म फिल कर दिया, जैसे एमए, जैसे किसी ने 10 से एमए की हुई है। अब सर वो 50 लोग के आसपास थे सर, 50 लोगों को बेस बना के सारी वैकेंसी रोक दी ये सर। तो बड़ा वाहियात तर्क लग रहा है। बता सर यही तर्क दिया सर आरपीएससी ने, आप सर खुद चेक करोगे तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कई सब्जेक्ट से फॉर्म फिल कर दिया। अब सर ये क्या तर्क हुआ कि कुछ लोगों की वजह से समय से भर्तियां नहीं हो रही हैं, हर स्टेट में यही हाल पेपर लीक हुआ, तो पेपर लीक में जैसे पकड़े गए सब लोग, तो सब लोग पकड़े गए तो लगता है ऐसा कि जब महीने 2 महीने बाद में वो सब छूट जाते हैं सर। और इन्होंने कानून वगैरह बनाया सर, तो कानून में इन्होंने कई अधिनियम वगैरह अभी अधिनियम उसको लाने का, फिर पायलट साहब ने यात्रा निकाली, तो यात्रा के बाद में कहा कि भाई सदस्यों वगैरह की नियुक्ति ठीक से करेंगे। फिर पता चला कि चुनाव से एक दिन पहले जैसे आचार संहिता लगने वाली उससे जस्ट पहले 3 मेंबर की नियुक्ति कर दी। उसके लिए ना कोई नियम बनाए ना कोई कानून बनाए, आनन उसी फानन तरह में। से आनन फानन में। और सर एक मेंबर को लेके तो सर विवाद भी है, काफी लोग उनके सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ ट्रेंड साहब ने माफी सर वो डेगा ना के सर उनको सिर्फ इसलिए मेंबर बना दिया गया क्योंकि वो टिकट मांग रहे और थे। उस पर गहलोत ने बोल भी दिया अगली सुबह की मुझे जानकारी लेकिन सर नहीं इस बात से सर हमारा क्या भला होगा सर, हमारे तो नुकसान हो गया ना सर। वो काफी गहलोत साहब मासूम था। गहलोत साहब के बोलने क्या नाम है तुम्हारा? अनुराग। अनुराग। इनको टिकट नहीं मिल रहा एक तो है फाइनल का। बहुत ट्राई किया तुमने? सर ट्राई किया सर, हाँ। बट नहीं मिला। क्या करते हो अनुराग? सर मैं सीए इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है राजस्थान चुनाव? सर मैं खुद फर्स्ट टाइम वोटर हूँ तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट अखबारों के माध्यम से जितनी जानकारी मुझे मिली कि पहले लग रहा था कि बीजेपी, बट जब से लिस्ट जारी हुई है और उनके लिस्ट जारी होने के बाद आंतरिक मतभेद हो गए और क्या आंतरिक मतभेद हुए? कि कार्यकर्ताओं ने क्या नाम से विरोध किया कि जो पुराने लोग थे उनको ही टिकट दो, लेकिन पुराने लोगों को टिकट नहीं दिया, टिकट चेंज हो गए, तो इस वजह से हो सकता है कि कांग्रेस रिपीट हो जाए शायद। तुम कैसे तय करोगे फर्स्ट टाइम वोटर की तुम्हारे कि किसको वोट दो? क्या फैक्ट? हाँ, मैं आपसे ये प्रश्न पूछने वाला था। मैं जिसको बताऊंगा उसको दे दोगे? नहीं सर, मैं खुद इसमें असमंजस में हूँ, क्योंकि जैसे मैं बगरू विधानसभा से हूँ तो हमारी एससी रिजर्व सीट है, और सर पिछले 2-3 सालों से मैं जयपुर रह रहा हूँ और अब तो चुनावों का टाइम चल रहा है, कोई भी वोट मांगने नहीं आया हमारे क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ उनकी गंगा देवी जी हैं अभी और वो कांग्रेस से हैं और उनकी कैलकुलेशन लगभग सेट है, तो वो लगभग जीत रही हैं, तो वो वोट मांगने भी नहीं आई ना। ओपोनेंट से कोई आया, ओपोनेंट से शायद मेरे नाम ख्याल क्या है से तुम्हारा? अनुराग। अनुराग जी हैं, जरा अनुराग जी का सवाल है मैं पूरे सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनुराग जी फर्स्ट टाइम वोटर हैं। अनुराग जी ये जानना चाह रहे हैं कि हम क्या देख के तय करें कि किसको वोट दें। तो जो पार्टियों वाले हैं वो रहने दें, बाकी लोग बताएं कि फर्स्ट टाइम वोटर्स को अरे मैं आऊँगा हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर्स को क्या क्या देखना चाहिए? बताओ भाई गुरु, क्या देखना चाहिए फर्स्ट टाइम वोटर को? फर्स्ट हाँ? जाति यहाँ तो यही देखते हैं सब सर सबसे ज़्यादा इसी पे यार, अब राजनीति देखते क्या है वो देखना चाहिए। उसने इतना गंभीर सवाल पूछा, जाति का क्या चार डालोगे? सर अचार कुछ नहीं डालेंगे, मगर जो फैक्ट है वो फैक्ट कैसे बदलेगा? फैक्ट तो सर अब अगर कुछ अच्छा काम करके देखा, पढ़े लिखे नौजवान बदलेंगे ना? सर नौजवान तो जब बदलेंगे जब कैंडिडेट कोई अच्छा देखने को मिलेगा। हाँ, तो ये कहो ना कि कैंडिडेट देख के वोट डालो, जात देख के क्यों डालोगे? सर पार्टियां जाति देख के टिकट देती है सर। पार्टियां सबसे पहले जाति का समीकरण देखती है। पार्टियां कहती हैं कि पब्लिक जात देख के वोट डालती है, पब्लिक कह रही पार्टियां दे। सर पार्टियां टिकट देना सही कर देना सर, जाति को टिकट हट जब जाति के पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा खुद की जाति का कैंडिडेट चूज करने का, तो सर पार्टी को जो बड़े बड़े जातियों के हजारों लाखों के सम्मेलन होते हैं उसमें अपने नेता बेचती हैं और सम्मेलन भी होते हैं। पूरी पार्टी बन जाती है जातिगत समीकरण। जैसे कौन सी? आरएलपी हनुमान मेलीवाल जी।
अच्छा, वो किस जाति पे है? वो जाट पे हैं, तो वो सर पूरी जाट पे ही बेस्ड है। वो जितनी भी सीट लड़ रहे हैं बस जाटों हुए जहाँ पे बहुमत मिलना। उससे पहले करोड़लाल जी की पार्टी बनी थी, वो भी एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, वो भी जाति के आधार पे थी लगभग, मतलब जो वोटिंग हुआ था उसको वो मीणा समाज की थी, ये जाट समाज की पार्टी है। अच्छा, आरएलपी ने सर अभी चंद्रशेखर रावण के साथ में गठबंधन किया है सर उन्होंने, तो वो जाति जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग है तो सर उन्हें साथ में ला रहे हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे जब वो जाट नेता के रूप में उभरे तो अब धीरे धीरे अपना विस्तार करेंगे तो अन्य जाति तक, अन्य कह रहे हैं कि आरएलपी सिर्फ जाट समुदाय तक सीमित नहीं है, उसके साथ अब चंद्रशेखर रावण जुड़े हैं तो उसका विस्तार बढ़ रहा है। अभी करा है सर ये, अभी जो चंद्रशेखर रावण जी की पार्टी है उन्हीं के मिले हो तुम कभी हनुमान बेनीवाल से? जी हम नहीं मिले। मिलना चाहते हो? जी सर बिल्कुल, सारे जैसे आपसे मिलना, आपसे मिलके अच्छा लग रहा है वैसे उनसे मिलके मैंने तो अभी पार्टी शुरू ही नहीं की। आप पत्रकार के रूप में। पहले भी उनके जो लास्ट इलेक्शन में 3 विधायक जीते थे उनमें 2 दलित कास्ट के विधायक थे, मतलब इस हिसाब से तो आप ये कह रहे हो कि उसको सिर्फ जाटों की पार्टी ना कहा जाए। सर, और क्या नाम है तुम्हारा? सर हमारा नाम अंकित रखा गया है। अंकित रखा गया है? जी सर। अच्छा, किसने रखा है अंकित? बड़ा प्यारा नाम है, पहले कभी नहीं सुना। हाँ बताओ। सर वो आपका स्टाइल, जब आप नेता नगरी स्टार्ट करते हैं तो आप कहते हैं ना हमारा नाम सौरभ रखा गया है। ये तो मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कहा नाम है रखा गया है, वो तो बहुत पहले रख दिया गया। तो सर क्या करते हो अंकित? सर जो आप काम कर रहे हैं वही सर हम भविष्य में करने वाले हैं, पत्रकारिता ही कर वो रहे लाडले वर्तमान का तो बता दे। हैं। तो सर राजस्थान का। अरे वर्तमान क्या काम करते हो? पढ़ाई कर रहे हो? जी सर हम बीजेएमसी के स्टूडेंट हैं। जर्नलिज्म के स्टूडेंट। जी जी, सर। घर कहाँ है तुम्हारा? सर घर तो इधर मालवीय नगर में ही, बाकी हम दिल्ली विश्वविद्यालय से कर रहे हैं। कौन से कॉलेज में? सर हमारा अम्बेडकर कॉलेज है। अच्छा, बताओ क्या लग रहा है चुनाव में? सर चुनाव में अब की बार ऐसा लग रहा है, पहले तो बीजेपी की संभावनाएं लग रही थी लेकिन अब की बार प्रबल रूप से विस्तार हो गया है कि कांग्रेस 130 प्लस के सीटों 130 प्लस? जी सर लगभग ऐसा ही आ रहा है। तो सर इसके मुद्दे सर ये हैं कि कांग्रेस ने जो है सर ऐसा करा है कि कहीं ना कहीं हर वर्ग को सर अपने आप से जोड़ने का काम करा है। जैसे सही बोल रही है? मेरे को तो ऐसा लगता है कि हर विधानसभा पे जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स और पार्टी किस हिसाब से चुनाव लड़ेगी वो बिल्कुल पूरे 199 पे अलग अलग समीकरण। क्लोज फाइट है सब। बात तो वही हो गई जहाँ पे जिसकी क्या नाम है तुम्हारा? ललित भारद्वाज। हाँ। सर जिस जाति का वोटर ज़्यादा है उस पार्टी में उस आदमी को कैंडिडेट को खड़ा किया गया है, जिधर जाट वो अलग बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हर विधानसभा का अपना एक समीकरण है। क्या नाम है? रोहन, क्या करते हो रोहन? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। हाँ, क्या लग रहा है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो कि अभी क्लोज फाइट है, लगभग 80-90 सीट तो ऐसी है जिन पे त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला है। बिल्कुल, हमारे वहाँ से भी मतलब त्रिकोणीय मुकाबला कहाँ से? है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा जी हार रहे हैं। हार रहे हैं? हार रहे सवाई माधोपुर से। वो यार 2013 से हार ही रहे हैं लगातार। बिल्कुल बिल्कुल। वो पहले क्या जैसे पहले 2008 में 2013 में चुनाव लड़ा था सवाई माधोपुर से निर्दलीय, एक बार खुद की पार्टी से एक बार निर्दलीय, तो उसी के साथ साथ एडिशनल 2 जगह से सीट से लड़ा था, एक बार टोडाभीम से लड़ा था, एक बार लालसोट से लड़ा था। तो सवाई माधोपुर से दोनों बार हारे थे और दोनों बार जो अलग अलग सीट से लड़े थे, जैसे लालसोट से टोडाभीम से वहाँ से जीते थे सर। और इस बार फिर से उन्होंने इस बार बीजेपी का टिकट लिया है। तो इस बार सर आशा मीणा जी पिछली बार बीजेपी के टिकट पे थी तो वो पिछली बार हार गई थी सर। तो इस बार वो लगातार 5 साल से कंटिन्यू मैदान में थी, तो लगभग तय था कि भाई टिकट उन्हीं को मिलेगा। तो फिर बाद में एग्जैक्ट टाइम पे क्या हुआ कि किरोड़ीलाल जी वहाँ से टिकट ले आए और वो बागी हो गए निर्दलीय मैदान में। तो अब जिस क्षेत्र में जैसे देखा जाए तो अभी मतलब आशा मीणा जी की स्थिति भी मजबूत है। दिल्ली में तो किरोड़ीलाल मीणा जी को बहुत बड़ा नेता माना जाता है, एकदम मीणा समाज का। लेकिन सर ग्राउंड अभी पे त्रिकोण- ऐसा नहीं है सर जैसे सर पूर्वी राजस्थान को करोड़ीलाल। आप कहाँ से आते हो? सर टोडाभीम विधानसभा करौली जिले में। टोडाभीम से आता हूँ सर, मेरे एसटी रिजर्व सीट है, हमारे वहाँ से करोड़ीलाल जी एक बार विधायक रहे हैं। तो सर करोड़ीलाल जी की 2 तरह की छवि है, एक तो स्टूडेंटों में नई छवि अभी बनी है पिछले टाइम से कि बाबा है राजस्थान का और सर लोगों की समस्या सुनता है, आंदोलन करता है। एक छवि सर पहले वाली है, जब करोड़ीलाल जी युवा थे उस टाइम ऐसा माना जाता था कि जो बदमाश हैं, जो मोटरसाइकिल चोर हैं, चोर चक्के, उनको लेके उनको बाबा ने आगे बढ़ाया, ऐसा माना जाता है। एक पुरानी छवि, एक नई छवि, कौन सी छवि हावी है? सर अब दोनों तरह की सर, एक क्या सर 2003 से सर सवाई माधोपुर से पहले एमएलए थे 3 से 8 तक के, तो 3 से 8 तक के भाई एमएलए थे। तो मतलब ये जिस हिसाब से बता रहे कि भाई ऐसे लोगों को संरक्षण दिया, तो वो ग्राउंड पे जब आदमी जैसे मीणा के अलावा और जाति देखती है ना, तो वो उसी हिसाब से देखती है और आज की तारीख में उसी हिसाब से देख रही, इसीलिए उनका चुनाव फंसा हुआ है और आशा मीणा लीड करती हुई दिख रही है सर। एक सर टोडाभीम में सर वो पहले थे, टोडाभीम में कुछ टाइम मेरी विधानसभा वहाँ से एमएलए रहे, तो सर जो वहाँ के बदमाश लोग थे ना सर, तो उस टाइम वो करोड़ीलाल जी से जुड़ गए। अब सर शायद करोड़ीलाल जी को ये बात पता नहीं हो कि मेरे से इन लोगों ने मेरा नुकसान किया, लेकिन सर उन लोगों की वजह से नुकसान हुआ। पुराने बुजुर्ग लोग या फिर जो मीणा समाज से अलग लोग हैं वो सभी को लेकर चलते हैं। अच्छा जी, और क्या मुद्दे हैं राजस्थान के? नमस्ते अंकल, क्या नाम है आपका? मैं अरविंद अग्रवाल हूँ, मैं रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हूँ RACP से। अरे वाह,
हाँ। बताइए साहब, क्या मुद्दे हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव में? राजस्थान विधानसभा चुनाव के मुद्दे हैं, जैसे सरकार ने बहुत से अच्छी स्कीम्स लागू की हैं, OPS वगैरह, जो कर्मचारियों को बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। दूसरी बात, जैसे ट्रैफिक सिग्नल फ्री यहाँ पे भी होने वाला है, काफ़ी काम चालू किया है, विकास हुआ है। ठीक है कि उतना नहीं कह सकते जितना कोटा में हुआ है, कोटा की तुलना में यहाँ कम हुआ है। कोटा में ज़्यादा हुआ है? कोटा में बहुत ज़्यादा हुआ है। क्या वजह रही कोटा में इतने बदल विकास गया। की? कोटा में सारी ट्रैफिक लाइट हटा दी गई है, पूरे सिग्नल फ्री हो गए, कितना पेट्रोल डीजल बच रहा है। इंडियन इसका रेवेन्यू श्रेय ओम बिरला को जाता है, शांति धारीवाल को जाता है, किसको जाता है? धारीवाल को पूरा जाता है। अगर ओम बिरला जी करते तो वहाँ एयरपोर्ट आ जाता, अभी तक नहीं आया है। मेरे लिए ये लगता है कि कोटा में एयरपोर्ट बहुत चाहिए। जरूरी है। अरे देश भर से छात्र आते हैं पढ़ने, हैं? 2 वो तो लाख फ्लाइटें ऐसी ही भरी रहेंगी। हाँ, तो उसकी रेवेन्यू। आप कोटा के हो क्या? मैं कोटा में 22 साल रहा हूँ। कोटा में पढ़ा भी हूँ और नौकरी भी की है कोटा। फिर तो कोटा के ही मान ले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे बिल्कुल जयपुर की भी जो है शक्ल बदली जा रही है एक तरीके से, जैसे कि यहाँ पर सर इसे भी सिग्नल फ्री किया जा रहा है, यहाँ पे चौपाटियाँ बनाई जा रही है, कोचिंग हब शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे डेवलपमेंट होगा। और सर इस तरह की बहुत सारी, जैसे अभी इधर ही एक अंडरपास का उद्घाटन हुआ है। चल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? रविंद्र चारण। रविंद्र, क्या करते हो रविंद्र? स्टूडेंट हूँ। बताइए क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही आपकी नाराजगी है इसकी वजह से? आपकी अशोक गहलोत सरकार से नाराजगी इस वजह से? अशोक गहलोत की सरकार से नाराजगी यही है कि पेपर लीक सबसे बड़ा हो। ये आपका मुद्दा नंबर 1 है? मुद्दा नंबर 1। बाकी यही कि कानून व्यवस्था अच्छी हो, इससे महिलाओं अच्छी नहीं है? ठीक ठाक है, अच्छी नहीं कह सकते। अच्छी नहीं। बाकी जैसे महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, थोड़ा इस पर भी कंट्रोल होना कहाँ चाहिए। घर है आपका? मैं बाड़मेर के चोटन से। बाड़मेर इलाके? हाँ। वहाँ क्या ऐसी स्थिति है बाड़मेर में? बाड़मेर में ठीक है। आप पूरे रिकॉर्ड करेंगे क्या? हाँ। मैं बाड़मेर के चोटन विधानसभा से। हाँ, तो बाड़मेर जिले में क्या स्थिति है? बाड़मेर में तो यही है, कुछ सीटें कांग्रेस को जा रही है तो कुछ बीजेपी को भी। अरे ये तो बड़ा है ना। क्या नाम है आपका? सर सिमरन नाम है मेरा। बताओ सिमरन। देखिए, मेरे को पॉलिटिक्स में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था शुरू से ही, कि बीजेपी हो कांग्रेस हो कुछ भी हो, मैं ऐसे तुक्के से वोट दे के आ जाती। जब तुक्के से वोट दे के आती थी? जब बचपना था। बचपना था? कितनी उम्र थी आपकी जब बचपना था? जब मेरे घर वाले के 18 साल जब स्टार्ट। 18 साल में बचपना था, वोट बन गया था। एक तो मोदी जी को बोल के अब ये एज बदलवानी पड़ेगी, ये बचपने में वोट एक डाल के आई हैं। एक्चुअली मेरी फैमिली में ऐसा था कि सब कांग्रेस को देते थे, तो उस टाइम मैं बीजेपी को देकर आई थी कि अच्छा कुछ अलग होना चाहिए। फिर जब बीजेपी को देने लगे तो, पर जब मैं कॉलेज में गई ना सर, तो ऐसा हुआ कि मैं आज तक कभी फेल नहीं हुई थी। 80% समथिंग अच्छी बनती थी, मेरे को कॉलेज में फेल कर दिया। क्यों? क्योंकि राजस्थान में ऐसा चलता है कि रिवेल ज़्यादा भरवाए जाते हैं। उस साल मैंने पढ़ा था 10 करोड़ से ऊपर कमाए थे हमारी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, और उससे ज़्यादा आंकड़ा हो चुका है। और वो तो सिर्फ दिखाया गया कि इतना आंकड़ा है, अंदर तो पता नहीं कितने तो पैसे कमाने के लिए फेल कर देते हैं। हाँ, ये सर आप बीएससी के स्टूडेंट्स को देखो, आप बीएससी के रिजल्ट इतने गंदे, मतलब मेरे सही बता रही आनंद सर मेरे साथ हुआ है, मैं इतना रोई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था लाइफ खत्म हो गई है कि आज तक फेल कैसे हो गई मैं। मतलब। और मेरे घर में सब ना गवर्नमेंट जॉब में है, तो लोगों को सुनने में आता है अच्छा फेल ही हो गई। फिर क्या हुआ? आपने रीचेक करवाया? रीचेकिंग करी है तब, और रीचेकिंग पहले तीन आप सब्जेक्ट में भर सकते थे, फिर वो 4 कर दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सको। बच्चों को ज़्यादा फेल कर रहे हैं। फिर कितनी परसेंटेज है आपकी? मेरी 78 थी। आप 78%? मेरे फिजिक्स समथिंग में थे, 5 नंबर से 50 बढ़ गए। आप बताओ। और मैं ऐसे हो गई कि 78% पाने वाले बच्चों को फेल कर दिया। मेरे साथ ही बहुत। और देखो, मैं तो जयपुर में रहती हूँ। कब की बात है ये? 2016-17 समथिंग की है। ठीक है, वसुंधरा राजे सरकार थी। देखो कोई भी हो, मुझे पॉलिटिक्स में नहीं है इंटरेस्ट। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो नेता बनते फिरते हैं यहाँ पे। आपको सिमरन जी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं? जब पॉलिटिक्स ही ये डिसाइड कर रही है कि उस यूनिवर्सिटी को कौन चलाएगा। क्योंकि मेरा ऐसे क्राइटेरिया कि मैं जैसे अभी फूड एंड ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हूँ, अभी मेरे पास बीजेपी कांग्रेस दोनों से हमारा प्रमोशन करो, पैसा दबा के देंगे। कितना देंगे? मैं छोड़ो क्या बोलूं। और अरे बता दो। अरे कोई बात नहीं। अरे नहीं, फिर दबा के पैसा कितना दिया जाता है बताओ? तो मतलब जैसे मैं नॉर्मली एक रील का 10,000 समथिंग लेती हूँ कहीं किसी प्रमोशन में, भी वहीं से आ रही, तो उन्होंने बोलता हम डबल देंगे, आप बस हमें प्रमोट करो। मेरे पास दोनों तरफ से आया था, बट फिर मैंने मना कर दिया। क्यों? सर आपकी ऑडियंस खराब होती है। मैं जो काम कर रही हूँ, तो नेताओं के बारे में बात करें तो ऑडियंस खराब होती है। ऑडियंस डू नॉट लाइक नेता। मतलब ऐसा है ना कि अगर कोई फॉलोअर मेरा उस टीम से है
तो वो फिर मुझे सोचेगा ये तो पैसे खा के उसकी बात कर रही है, वो सोचेगा। और ये कि पैसा कैश में दे रहे थे या कार्ड में? ये मैंने मना ही कर दिया ना। पर पूछा तो होगा पहले। वो आज भी मेरे को बोल रहे हैं क्या कि आप करो, चाहे आप ऐसे कुछ स्कीम, जैसे अब यार मैं बोलूँ क्या। अरे अब देखो, तो खुल के बात नहीं करोगे नौजवान तो फिर पता कैसे चलेगा, बताओ। तो मुझे ऐसे बोल, जैसे अभी कांग्रेस ने स्कीम्स निकाली है, वो जो है ना बेटी वाली और वो जो भी बांट रहे हैं ना, तो सकती बोले आप ये स्कीम बता दो कि हमने ये किया है। उन्होंने बोला कि आप ये स्कीम बता दो आपके यूट्यूब और फेसबुक इंस्टा पे कि आप ये स्कीम बता दो, कांग्रेस ने निकाली है। तो मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि और पैसा कितना देंगे? जो मेरे रील का चार्ज होता है उससे ज़्यादा दे रहे थे। 20 मान लो जो भी है, मैं पैसों पे गई नहीं है ना, बस उन्होंने बोला था आप करवाओ। और जो जितने भी इन्फ्लुएंसर, जैसे मैं जयपुर में करवाती हूँ काम उनसे, तो बोले आप उनसे भी करवाओ, आप जितना बोलोगे आपके उसको परसेंटेज मिलेगा। फिर मैंने कहा करना ही नहीं, छोड़ो। क्योंकि ऐसा है कि सर आप आज कर लोगे। अब इससे तुम्हारे इस मैच्योर जवाब से लग रहा है कि जो शुरू में लड़कपना था वो अब नहीं रहा। अब तो नहीं है, नहीं मतलब है। मेरे को धक्का खाया ना मैंने कॉलेज में। अब लड़कपना नहीं है। अब बताओ तुम्हारा मुद्दा क्या है? मुद्दा सर यही है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार है आज भी यूनिवर्सिटी में। एक तो ये अलग नेता, वो बच्चे, वो ये जो यूनिवर्सिटी में नेता है नहीं, उठ के आ जाते हैं, वो उनके वो होते हैं ना गुंडे, क्या बोलते हैं? हाँ, गुंडा बोलते हैं। अरे वो जो होते हैं ना ये यूनिवर्सिटी के बच्चे। गुंडे बोला आपने? हाँ, छात्र नेता। अरे छात्र नेताओं गुंडा मत बोलो यार, राम राम, शिव 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 शिव। क्या कर रहे हो? कार्यकर्ता। अरे सर मेरे को बोलते थे आप इतने रुपए दे दो हम पास करवा देंगे। कितने रुपए में पास करवा देंगे? कोई बोलता 20,000, कोई 50,000, ऐसे है। यार तुम लोग बड़ा रेट खराब कर रहे हो यार। नहीं, मेरे पास आया था। यूनिवर्सिटी में तो जैसे अभी मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन ही कर रहा हूँ, तो हर डिपार्टमेंट के अंदर 10 से 15, 12 ऐसे प्रोफेसर्स हैं, तो वो यूजी में भी पढ़ाते हैं, पीजी में भी पढ़ाते हैं। तो जैसे मैं यूजी के अंदर पढ़ रहा हूँ अभी, तो हमें तो अभी किसी प्रोफेसर से पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। हमारे तो गेस्ट फैकल्टीज ही पढ़ाती है। तो प्रोफेसर क्या करते हैं फिर? प्रोफेसर्स पीजी के अंदर पढ़ाते हैं क्योंकि उनकी शिक्षकों की कमी है। हाँ, प्रोफेसर अभी यूनिवर्सिटी में 61 प्रोफेसर की, मतलब 61 प्रोफेसर की पोस्ट है, लेकिन 58 उसमें से रिक्त पड़ी हुई है। 61 में सिर्फ 3 काम कर रहे हैं। सर ऐसा नहीं है सर। और गेस्ट फैकल्टी है लॉ डिपार्टमेंट में तो ज़्यादा। मैं सर खुद राजस्थान यूनिवर्सिटी पढ़ा हूँ सर, वहाँ पर लोग हैं सर प्रोफेसर, ऐसा नहीं है सर। अरे वो बोल रहे हैं कि यूजी में आते नहीं है प्रोफेसर। सर जो ये यूजी के कॉलेज है, जैसे राजस्थान कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है, उनमें टीचर आते नहीं है। आते नहीं है। अच्छा, हाँ भाई और बताइए। हाँ, और क्या मसला है आपका? सर सबसे बड़ा एजुकेशन होता है। देखो आज बचपन में हमारा ग्रो ही दिमाग एजुकेशन। कौन सी पार्टी एजुकेशन की चिंता कर रही है? मेरी क्लास में कई लड़कियां थी जो गांव से बिलोंग करती, उनके माँ बाप ने भेजा ही नहीं कि तुम तो नहीं कर सकते, फेल ही होके आ गए, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सर आप सोचो, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होती है। एक तो उनके पैसे के लोभ से किसी के घर बर्बाद हो गए। से लोग पढ़ने आते हैं अपने जयपुर में। टचवुड मैं जयपुर से ही हूँ, मेरे को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और जो बेचारे बाहर से पढ़ने आते हैं उनके साथ आपके दोस्त हैं क्या? मेरा भाई है। अच्छा, ये रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे, हम क्लिप नहीं काटेंगे। नहीं, हमको दिक्कत है। रख लो। अच्छा, नहीं, हाँ मैंने उसको बोला कि बोला, अरे दीदी ने बोला यार रख लो अंदर, जमा कर लूंगा मैं फोन। हाँ, मैं अभी फटाफट, मेरा एक्चुअली क्या, मैं घर पहुंची अभी, मुझे पता ही नहीं था आप आ रहे हो। मैंने अभी देखा, फटाफट में भाग के फटाफट। सो सॉरी सिमरन। हाँ, तो फिर वोट किसको दोगी? कौन शिक्षा का ख्याल कर रहा है? मैंने बीजेपी का भी देखा है और कांग्रेस का भी देखा है, तो मुझे लगता है शायद हमें किसी और को भी चांस देना चाहिए। कौन? तो अब मैं आपको दूंगी इस बार। अच्छा, मतलब तीसरा मोर्चा आना चाहिए। मतलब आप किस विधानसभा से हैं? राजस्थान विधानसभा, मालवीय नगर, सॉरी मालवीय नगर से। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का नाम कौन है, क्या है? सर ये नहीं पता मुझे। नहीं पता? अरे आप लोग जागरूक लोग हो यार, कैंडिडेट के नाम तो पता कर लो कम से कम। मैंने बताया ना, पॉलिटिक्स में बहुत आवश्यक है। मेरा ये मानना है कि कैंडिडेट का नाम तो कम से कम जानने की आवश्यकता है। हाँ जी बताइए, क्या नाम है? श्रेय गुप्ता। सर आप जो कह रहे थे ना कि फर्स्ट टाइम वोटर्स को क्या करना चाहिए, सर सबसे पहला तरीका होता है इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाके हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एफिडेविट जमा होता है हर कैंडिडेट का। उस एफिडेविट को पढ़िए, उसमें क्रिमिनल डेटा, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसमें उनकी संपत्ति, सब कुछ होता है। तो आपको कम से कम एक स्टार्ट मिलेगा कि आप सोच किस बारे में पाएंगे। एक्चुअली मेरे को लगता नहीं है कि मतलब 1% भी लोग ये चीज़ देखते होंगे कभी। दैट्स अ वेरी मैच्योर आंसर, थैंक यू। और सर बाकी तो सर सबसे बड़ी इशू राजस्थान का तो मुझे ये लगता है कि सर यहाँ पे ना 20-25 साल से जो 5-5 साल वाला जो गेम चला, उसकी वजह से सिस्टम ऐसा तैयार हो चुका है कि वो मतलब जो आप भर्ती ले लीजिए, करप्शन ले लीजिए, वो एक सेट है। अब आप देखिए कि एक आदमी पार्टी छोड़ रहा है सिर्फ टिकट ना मिलने पे, वो दूसरी में शामिल हो जा रहा है,
फिर इलेक्शन होगा, फिर जो जीत जाएगा वो उसकी तरफ चला जाएगा। तो इशू यही है। कोई नेताओं का ईमान धर्म नहीं है। सर ईमान धर्म वाली बात भी नहीं, वो तो ठीक है, मतलब नेता हमारे बीच में से आते हैं तो उनको भी दोष देने की ज़रूरत, मतलब वैसी वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या हो गई है, सीएम फेस 2 ही रहने से सिस्टम इस तरह बन चुका है कि ये गहलोत के लोग, ये वसुंधरा के लोग, चाहे सरकार किसी की भी आए पर तरीके वैसे ही होते हैं। अब आप पेपर लीक आज यहाँ देख लीजिए, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, एमपी में भाजपा की सरकार है, वहाँ भी वही मुद्दा। रीट का पेपर लीक हुआ, वहाँ पटवारी का लीक हुआ। वो लोग ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस को दे देंगे तो कांग्रेस आ जाएगी तो वो शायद भला कर देगी, हम सोच रहे हैं कि भाजपा भला कर देगी। ऐसा ही चलता आ रहा है, ऐसा ही चलता आ रहा है। आज मेरे घर वाले का बीजेपी दे रहे हैं, फिर कांग्रेस हो रहा है, तो ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, घर वाले भी पलट रहे हैं। हाँ भाई, बड़ी देर से इंतजार। अरे बैठे बैठे रहो नौजवान। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम यश चौहान है और मैं... अरे सवाल तो पूछ लेने दो। हाँ, यश चौहान, मुझे राजस्थान विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं 25 नवंबर को, बढ़िया लग रहे हैं बाल तुम्हारे गौरव? हाँ, सेट करते रहते हो, ठीक करते हो। 3 मुद्दे बताओ राजस्थान विधानसभा चुनाव के इस बार के तुम्हारी नज़र में। सबसे पहले तो सौरभ सर, मैं आपको अपनी एक व्यक्तिगत जो अंदर की बात है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि मैं एक सवाल फ्रेम करूंगा तो ये सवाल पे रहेगा, पर ये फिर लेके वहीं आया। हाँ, ये जो 3 मुद्दे बताओ। 3 मुद्दे पर ही मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब जब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा ना, जब जब हम पावर को किसी चिन्ह के साथ संबोधित कर देंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, तब तक डेमोक्रेसी का हनन होगा। मेरा ये मानना है कि जब भी हम वोटिंग करने जाते हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं या जो मैच्योर वोटर हैं, तो हमको हमेशा अपने उस असेंबली के उस कैंडिडेट की छवि देखनी चाहिए। अच्छा, हाँ, अब मुद्दे बताओ 3। मुद्दे 3 ये हैं कि जो सबसे पहला जो वोट, जो टिकट बांटे गए हैं पार्टियों के द्वारा, वो टिकट जाति वाइज बांटे गए हैं, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक है, तो ये एक मुद्दा है आपके लिए? ऑफ कोर्स ये मुद्दा है। मानवता एक जाति है सर, हम सब मानव हैं, यही अपने आप में एक जाति है। बहुत हार्ड हो गया। सौरभ सर, हाँ हाँ सौरभ, अरे 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 बैठो बैठो, उत्तेजित क्यों हो रहे हो? आ रहे हैं, अरे 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 आ रहे हैं। हाँ, नहीं बात तो सही कह रहे हैं। देखिए, हाँ सौरभ सर, मैं ये कहता हूँ कि आज गाय हैं तो गाय, सारी गाय हैं, उनमें कोई जातियाँ नहीं। गाय, काऊ, गाय। अच्छा, तूने बिंदी एक्स्ट्रा खर्च कर दी ना भाई। नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया इसलिए। सर मैं वही बोलना चाहता हूँ कि गाय हैं तो सभी गाय हैं। ठीक है, कौन गाय हैं? काऊ एनिमल है ना, काऊ गाय है। हाँ, सभी गाय है ना, उनमें कोई जाति नहीं बटी ना, तो सारे मानव है ना, उसमें जाट, मीणा, हिंदू, मुसलमान, इतनी ज्यादा डिवाइडेशन क्यों है? क्यों है? वही तो मुद्दा है सर। वजह क्या है इसकी? किसने किया? ये पार्टीज ने किया। मैंने बोला ना, जब तो अभी आई है, जाति तो उसके पहले से है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जब अरे तू रुक जा भाई, एक पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी, तो पॉलिटिकल पार्टियां जाति थोड़ी लेके आई, जाति तो भारत के समाज में बहुत पहले से है। जातियां हैं, लेकिन जो टिकट बांटे जा रहे हैं वो कैंडिडेट की पर्सनल छवि को देख के बांटे जाए ना, और जब हम लोग वोटर्स की गलती है। वो गाय वाली थ्योरी का क्या हुआ फिर? गाय वाली थ्योरी ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इंसानों में सब इंसान नहीं है, कोई जाट है, कोई मीणा है, अलग अलग जातियों में बटे हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, जैसे शेर हैं तो सारे शेर एक ही हैं, सारी गायें उस गाय प्रजाति में आती हैं, सारी बकरियां प्रजाति में आती हैं। मानवता में इतनी ज्यादा विभाजन क्यों है? क्यों है? हजारों वर्ष पुराना प्रश्न है, आप उत्तर बताइए। ऑफ कोर्स, हजारों वर्ष पुराना अगर कोई चीज त्रुटि चली आ रही थी तो हमको उस चीज को एलिमिनेट करना होगा। कैसे करेंगे? एलिमिनेट ऐसे करना होगा। नाम क्या है? मेरा नाम यश चौहान है। यश चौहान, बहुत बढ़िया माइक है, आराम से बताओ। जी नहीं, बिल्कुल सर, मैं आराम से ही बात कर रहा हूँ। बहुत ब्लास्ट होगा फिर, ये रजत नाराज होगा। नहीं, हाँ, तो ये कैसे त्रुटि दूर कैसे होगी? की प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है। अरे वाह, हक जमा दिया लड़के ने। सर मेरा ये मानना है कि हम वोटर्स को पहले तो इतनी... नहीं यार, एक तो ये तुम देश प्रेम में लंबा निबंध नहीं लिखो, मिल जाएंगे नंबर। सवाल जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो, है ना? जैसे आरपीएससी में होता है ना कि 300 शब्दों में ही बताना है। तो आपने कहा कि जाति एक समस्या है आपके हिसाब से, ना? जाति समस्या या जातिगत भेदभाव समस्या है? ऑफ कोर्स, एक्चुअली जो है जातिगत भेदभाव है वो हमारे लिए समस्या है। कैसे दूर किया जाए इसको? उससे ऐसे दूर किया जाएगा कि हम सब जनता जब जागरूक होंगी ना। कैसे होंगे? हमको खुद को, अपनी अवेयरनेस को, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना होगा ना। कैसे बढ़ाएंगे? हमको ये समझना होगा कि हम सब इंसान हैं, हम सब मानव हैं। हाँ, लेकिन जो अलग अलग पे हमें जब वोट देने जा रहे हैं तो जाट व्यक्ति हमेशा जाट के कैंडिडेट को वोट दे रहा है, मीणा को कैंडिडेट। चलिए, एक तो ये हो गया, ये कहीं जाता नहीं दिख रहा है, तो दूसरे मुद्दे पे आते हैं। दूसरा मुद्दा क्या है? एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति अलग है, सबका अपना एक व्यक्तित्व है, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति की अच्छाई और बुराई को देख के वोट कैसे देखेंगे?
हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? कम्युनिकेट करके अरे रुक जाओ एक सेकंड, हम आपस अरे रुक जाओ, ठहर जाओ, नाम बताओ। अभिषेक धाकड़ नाम है हमारा। अभिषेक धाकड़, बहुत धाकड़ नाम है गुरु। कहाँ के रहने वाले हो? जी सर, मैं आपसे मिलने के लिए सिर्फ कोटा से बैग लेके आया हूँ। कोटा से क्यों आ गया? मैं कल कोटा पहुंच रहा हूँ। बस कोटा चल चलो मेरे साथ चलो। हैं? बिल्कुल सर, बिठाओ इसको साथ में। बिल्कुल सर। तो कोटा में बात करोगे, यहीं करोगे? यहाँ भी कर लेते हैं। आप इतनी दूर आए हो, कर ही लो। तुम्हारी विधानसभा कौन सी है? मेरी सांगोद विधानसभा है। कौन लड़ रहा है वहाँ से? हमारी साइड से बीजेपी और कांग्रेस के, बीजेपी के कैंडिडेट हैं हीरालाल नागर और कांग्रेस के नेता है भानु प्रताप जी। हीरालाल जी और भानु प्रताप जी। अब ये धाकड़ साहब, उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन आपकी थ्योरी के हिसाब से कैसे करें? बिल्कुल, हमारे जो भी कैंडिडेट विधानसभा में खड़े हो रहे हैं, हमको उनके साथ मिलना चाहिए। देखना कहाँ पाते हैं? यही तो इतनी बड़ी समस्या है ना। विधानसभा, लाखों के वोटर, सबसे कहाँ मिल पाएंगे? क्यों नहीं मिल पाएंगे? आज मेरे को कोई समस्या है, मैं जाके अपने विधायक जी से मिल नहीं सकता हूँ क्या? आज मेरे साथ कुछ गलत हो जाए। समस्या सबको नहीं होती है ना, लेकिन वोटर तो सब है ना। समस्या कुछ लोगों को, वो जाके मिल सकते हैं, पर सब वोटर से कहाँ मिल पाते हैं? भाई पब्लिक माउथ पब्लिसिटी भी होती है ना। आज मुझे कोई समस्या होती है, मेरे अगर यार ये बहुत फैल रहा है गुरु यार, समझ में नहीं आ रही थ्योरी। व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे करें धाकड़ साहब अपने कैंडिडेट के? व्यक्तित्व का, जैसे उसने बताया, जी बिल्कुल, उसने बिल्कुल दुरुस्त बात बताई कि इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पे जाओ, सारी कैंडिडेट्स के एफिडेविट देखो, पढ़ाई क्या की, संपत्ति कितनी है, वो क्या है। ये एक तुम्हारी गुरु बातें एकदम वीर रस से ओतप्रोत है, बट टिक नहीं रही है। एक पर्सनल। और बताओ मुद्दा क्या है? और मुद्दा यही है कि जो टिकट जो बांटी जा रही है उसमें, ये बता चुके हो तुम, टिकट जाति ये हो गया। और मुद्दा क्या है राजस्थान विधानसभा चुनाव में? राजस्थान विधानसभा में फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके फेस पे जिस तरीके से चुनाव हो रहा है बीजेपी का, तो मेरे को उनका विजन सही लगता है। क्या सही लगता है? क्योंकि मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ उनकी जो पॉलिसी है, इवन जो जीएसटी को लेके, जीएसटी की जो पॉलिसी है, इसको जो कंप्लाइंस है वो बहुत सरल कर दिया गया है, इजी कंप्लाइंस कर दिया गया है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कर दिया गया है। तो उससे क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा हो रहा है। तो जो नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है, जिस तरीके से वो अपने विज़न को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी की जो पार्टी है बीजेपी, वो जो आपका पहला कंसर्न था उसको एड्रेस कर रही है, जाति देख के टिकट। मैं इस चीज़ पे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के समीकरण हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का पार्टी अपनी रणनीति कर रही है। तो यही तो वो कह रहे थे कि जाति देख के टिकट बांटती हैं पार्टियां। हाँ, तो मैं आपको क्या कहना चाहेंगे आप नरेंद्र मोदी से? बिल्कुल, मैं मोदी जी से यही बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी अपने व्यक्तित्व के जैसे चेहरों को आगे लाएं। जैसे नरेंद्र मोदी यहाँ पे नहीं ला रहे राजस्थान में। कुछ मैंने बताया ना, हर जगह सेम चीज़ नहीं है। कुछ जगह उन्होंने ऐसे अच्छे कैंडिडेट्स को खड़ा किया है। खराब कैंडिडेट कौन है यहाँ पे? खराब कैंडिडेट को हम इस तरीके से डायरेक्ट मूल्यांकन करके नहीं बोल सकते कि खराब तो तुमने धाकड़ साहब को टास्क दिया, सबको टास्क दिया कि मूल्यांकन करो, अभी खुद नहीं कर रहे हो। नहीं, तो मेरी जो विधानसभा है वहाँ पे तो मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ पे मेरी विधानसभा है, जो वहाँ पे फुंदेलाल जी खड़े होते हैं, वो कांग्रेस से हैं। उनकी व्यक्तिगत छवि बहुत अच्छी है, उन्होंने समाज के लिए काम किया है, लोगों के लिए काम किया। तो मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, फुंदेलाल जी कांग्रेसी, तो वोट किसको दोगे? तो मैं बोल रहा हूँ सर, हर इंडिविजुअल अलग है। अरे तो यार, एक तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ अब तो। मैंने अरे ठहरो, अरे रुक जाओ भीम। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंद है जी। आपने कहा विधानसभा में व्यक्तित्व का मूल्यांकन करें। आपने मूल्यांकन किया तो आपने बताया कि कांग्रेस के फुंदेलाल जी अच्छे हैं। हाँ, बटन तो एक है। हाँ, वो मोदी जी के नाम पे दबेगी, फुंदेलाल जी के नाम पे दबेगी? तो वहाँ पे फुंदेलाल जी के नाम पे दबेगी। कहीं और यदि अगर बीजेपी का कैंडिडेट अच्छा है, अरे कहीं और नहीं यार, अपने का बता ना। अपने लिए तो बता दिया ना। हाँ। उस विधानसभा में तो मोदी जी आके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हाँ। वहाँ तो फुंदेलाल जी लड़ रहे हैं। तो जब तुम्हारे लिए फिर फैक्टर है लोकल कैंडिडेट। ऑफ कोर्स। तो भाजपा का लोकल कैंडिडेट कौन है? वहाँ पे भाजपा के लोकल कैंडिडेट जो हैं, उनका वो बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज। नाम बताओ। उनका नाम पहले सुदामा जी थे, अभी कौन करंट में है उनके विषय में। इतना ज्ञान दिया, अपने कैंडिडेट का नाम नहीं पता, सारे वोटरों को होमवर्क दे दिया, व्यक्तित्व का परीक्षण करें। तुम्हारे यहाँ जो कैंडिडेट आया है, तुमने उसका नाम तक पता नहीं किया। क्या परीक्षण किया तुमने व्यक्तित्व का? नहीं, उनका नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है। उनके व्यक्तित्व का परीक्षण कैसे करोगे जब नाम ही नहीं पता? तो उनके व्यक्तित्व मैं बताया ना, जो फुंदेलाल जी हैं। यार मैंने मान लिया फुंदेलाल जी के अलावा दूसरे जो कैंडिडेट हैं, जब तुम्हें उनका नाम नहीं पता तो उनके व्यक्तित्व का परीक्षण कैसे करोगे? इसको धाकड़ को तुमने काम दे दिया। रुक जाओ तुम, रहने दो। हो गया? अब ये बस मामा जी ने इस बार किसको वहाँ से टिकट दिया? मामा जी? मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी। तुम एमपी के हो? जी। अरे अरे रुक जाओ भाई, क्या यार, कैसा आदमी है? मुद्दे बता रहा है राजस्थान चुनाव के।
फिर आखिरी में बुंदेलाल जी और मामा। मैंने एक जो है जनरलाइज मुद्दा बहुत बढ़िया किया, बहुत बस चलो अब आगे आगे ले लें। बहुत बढ़िया, अद्भुत, आपको प्रणाम। उत्तम चौहान आपका नाम, कहाँ के हो तुम? मध्य प्रदेश। मैं मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर नर्मदा जी का उद्गम है, अमरकंटक से हूँ। अच्छा, ये सारे भूपेंद्र जोगी मध्य प्रदेश से ही क्यों आते हैं? भूपेंद्र जोगी को जानते हो? बिल्कुल, मैं लेकिन फिर से बोलूंगा कि हर व्यक्ति अलग है, कि मैं अलग हूँ। मानव है, सबकी जाति मानव है। हम जब किसी को एक व्यक्ति, जब भी हम किसी को बड़े होके क्या करना चाहते हो? बड़े होके मैं ललन टॉप की सेवा करना चाहूंगा। कैसे करोगे? मैं ललन टॉप की इसलिए सेवा करना चाहूंगा। कैसे करोगे सेवा? बिल्कुल आपकी तरह रिपोर्टिंग करके, सामाजिक मुद्दों को सामने लाके, जिस तरीके से। क्या कह रहे हो? यार ये लोग तो मना कर रहे हैं, तुम्हारा यही नॉमिनेशन कर रहे थे ना सर। सीए कर रहे हैं ना, तो अभी सीए कर रहे थे। ऑफ कोर्स, तो एक सीए क्या एक रिपोर्टर नहीं बन सकता? बिल्कुल बन एक आईआईटीएन एक एक्टर बन सकता है, सीए भी एक्टर बन सकता है, न्यूज एंकर बन सकता है। तो तुम क्या एक्टर बनोगे, न्यूज एंकर बनोगे? मैंने बताया ना कि मेरा पर्टिकुलरली आपने पूछा तो मैंने बोला कि मैं ललन टॉप की सेवा करना चाहूंगा, मुझे मौका मिलेगा तो आपके साथ जुड़कर। थैंक यू फॉर एडिंग की मौका मिलेगा तो। ऑफ कोर्स। राजा बाबू के गोविंदा बनेंगे। क्या बनेंगे? राजा बाबू के गोविंदा बनेंगे। ये हाँ, ऐसा क्यों लगता है आपको? सर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो जाएंगे, जिससे एक्टर भी बन जाएंगे, और जो ये बनना चाहते हैं रिपोर्टर वो भी हो जाएंगे। तो शाहरुख खान क्यों नहीं बन सकते हम? शाहरुख खान क्यों नहीं बन सकते? अब तुम शाहरुख खान बनोगे? ऑफ कोर्स यार अभी तो तुम अभी लल्ले टॉप में आ रहे थे, अभी शाहरुख खान। उन्होंने गोविंदा बोला ना, उन्होंने गोविंदा बोला, मैं बोला शाहरुख जी में क्या बुराई है? हालांकि शाहरुख। चलो अब थोड़ी गंभीर बात कर लेते हैं। सर एक और इशू ये है कि सर एक तो हिपोक्रेसी ज़बरदस्त चल रही है। ये तुम इनको देख के तो नहीं बोल रहे हो? नहीं हाँ नहीं, मैं गवर्नमेंट वाले बात कर रहा हूँ। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, पीएम कहते हैं कि फ्रीबीज नहीं करना चाहिए, रेवड़ी बोलते हैं उस चीज़ को। वही एमपी में स्कीम के रूप में बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है, उसी पे कह रहे हैं कि अब चुनाव शायद पलट जाए उससे, और यहाँ पे वो जो चीज़ होती है उसको रेवड़ी बोल दिया जाता है। अब या तो फिस्कल बर्डन की चिंता करो, या फिर उसको ठीक है अगर वेलफेयर की तरफ प्रमोट करो। तो ये मतलब समझ ही नहीं आ रही है ये बात कि गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट बैठ के या तो तय कर ले कि या तो फिस्कल प्रूडेंस की चिंता करनी है या फिर वेलफेयर मॉडल अपनाना है। तो एक तो वो चीज़ की कमी है सबसे ज़्यादा, और सर सबसे बड़ा इशू यहाँ पे क्राइम का भी है, लॉ एंड ऑर्डर। मतलब यहाँ पे गहलोत समर्थक तो कहते हैं उन्होंने बड़ा सुधार दिया। सर वही बात है जो मैंने बोली कि सर सिस्टम वाली बात हो जाती है कि जो 5 साल आ गया वो अपनी तारीफ कर जाता है। क्या बताइए धाकड़ साहब। ये बताना चाह रहा हूँ सर कि जैसे घाटा बढ़ा है सर, अपना कर्ज लिया है इन्होंने, जो 5,37,013 करोड़ का कर्ज लिया हुआ है राजस्थान में। बिल्कुल हाँ, और उसका ब्याज जाता है 9,928 करोड़ रुपए सालाना। ये है ओल्ड पेंशन स्कीम इसलिए अच्छी है क्योंकि मेरे पापा और मेरी मंगेतर सब गवर्नमेंट जॉब में है। तो ये बहुत बधाई भाई साहब, आपको आपकी शादी होने वाली है। नहीं, उनको तो अच्छा लग रहा है कि है, पर मैं जब ये पढ़ाई करता हूँ, RS मेंस लिखने वाला हूँ, तो ये देखता हूँ तो मेरे को बुरा लगता है कि इतना कर्जा लिया हुआ है कि OPS के चक्कर में पूरा फाइनेंस गड़बड़ हो रहा है। बिल्कुल सर, 15 लाख उन्होंने नहीं दिए, 86,000 इन्होंने जेब से निकाल लिए। मतलब प्रति व्यक्ति जो कर्जा है वो 86,000 आता है मेरे हिस्से में, तो इन्होंने 86,000 इन्होंने नहीं दिए और 15 लाख उनसे नहीं मिले। आदमी करे तो करे क्या? सर आप बताओ। व्यक्तित्व का विकास करे, हाँ? सही व्यक्तित्व को वोट करे। अरे बस पहले कैंडिडेट का नाम पता करे, सब लत्ता करा दिया तुमने आखिरी में। बातें ये सब कहने की बातें हैं। व्यक्तित्व का सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा होता है, पहले तो अपने जो काम आता है वो है, फिर उसके बाद जाती है राजस्थान में सबसे आगे। अभी यहाँ पे जो भी बोल रहे हैं कि ये मुद्दा है ये मुद्दा है, उनको सच पूछोगे ना आप, दिल में यही है कि अपने वाले का वोट, सबको ही है, यही है रियलिटी। और मुद्दे सबके होते हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है अपने कोई ये बेटी नहीं। हाँ भाई डॉक्टर कालीचरण सही बोल रहे हैं। जय माता दी सर। जय माता दी जी सर, मैं कोलायत विधानसभा से आता हूँ और मेरे बीकानेर सर, और मेरे पिताजी सौभाग्य से राजस्थानी के कवि और मेरे पिताजी भी है सौभाग्य से। तो उनकी कविता है कि नेताओं के बारे में भैया ने बताया, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। तो है कि धारे दग धोड़ा चंगा चोड़ा बदड़े खोड़ा नित बोड़ा जन जन सू जोड़ा भरे सबोड़ा और करे ठिठोड़ा ठग भोड़ा रुड़ पट कर रोड़ा करे किलोड़ा कुर्सी दौड़ा फिर कहता मनराज मलीना है लजहीना नाग सपीना। यानी मरुस्थल में हमारे पीवना नाग होता है कि मनराज मलीना है लजहीना नाग सपीना है नेता। तो हमारे कोलायत में भंवर सिंह जी भाटी और देव सिंह जी भाटी के बीच में 1998 में जब उनके पिताजी लड़े थे रघुनाथ सिंह जी भाटी, तब से उनके बीच में चल रहा है। तब उनके रघुनाथ सिंह जी भाटी 600 वोट से हार गए थे देव सिंह भाटी से, और फिर उनकी तबीयत ख़राब हो गई, एक्सीडेंट हो गया था उनका 2003 में, फिर 9,000 वोटों से हारे थे वो।
तो तब से उनका चला आ रहा है। अभी भवर सिंह जी भाटी ने विकास तो बहुत करवाया है, लेकिन दो जो CHC खुलवा दी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और 50 से ज़्यादा तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये आप कोलायत का बता रहे हो? कोलायत का बता। हाँ भाई, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, बताओ भाई। सर मैं पार्थ श्रीवास्तव। सर मेरा एक सुझाव था कि जैसे अब मैं हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, तो अब मैं 19 तारीख को चले जाऊँगा, तो 25 तारीख को आने का बड़ा असमंजस है जयपुर में। तो एक सुझाव है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा करे, जैसे राजस्थान में चुनाव है तो और MP में चुनाव है, इन सब जगह है, तो बाकी राज्यों में भी इलेक्शन कमीशन एक कोई बूथ बना दे कॉमन, जहाँ दूसरे राज्य के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मेरी पिछले दिनों एक मुलाकात हुई थी, है ना। हम उसके आपको ज़्यादा ब्यौरे नहीं दे सकते क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत होती है। पॉलिटिकल पार्टियां इस चीज़ को लेके पर्याप्त उत्साह नहीं दिखा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये विचार रखा कि हम ऐसा सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं जिसमें आप दूसरे शहर में, जैसे बहुत जेन्युइन है आपका, है ना, जाके वोट डाल सकें। फर्स्ट टाइम वोटर है ना हम लोग। अब जैसे मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, तो अब मुझे 25 तारीख को आने का मेरा मन तो बड़ा है। आओ यार, चले आना गुरु बस पकड़ के, घर वालों को बोलना कि 1000-2000 रुपए ना सही है, पहले टाइम का वोट जरूर देना। बिल्कुल, मैंने यूनिवर्सिटी इलेक्शन में भी डाला था, इसमें भी पूरा है, यही है। कहाँ गए थे पार्टी करने यूनिवर्सिटी वाले वोट के लिए? मैं कहीं नहीं गया, मैं बिल्कुल आदर्श। दोस्त कहाँ गए थे? दोस्त भी मेरे कम है। मैंने कॉलेज में नोटा दबाया था, उसमें ABVP को दिया था, तुषार देडा बने अध्यक्ष। और बाकी लोग कहाँ गए पार्टी करने? बाकी लोग NSUI वाले शुभम कुमार चौधरी जी वैगन भगा रहे पार्टी, हाँ क्या NSUI के जो कैंडिडेट थे जॉइंट सेक्रेटरी पे, शुभम कुमार चौधरी जी वैगन भगा रहे थे, 3-3, 4-4 रोल्स रॉयस आ रही थी दिल्ली विश्वविद्यालय के इलेक्शन में। रामजस पे तो एक जी वैगन फोड़ दी गई थी। और क्या हुआ, रामजस कॉलेज में 19 सितंबर को 22 को 18 या 17 सितंबर थी, तो पार्टी क्या करती है, एक अपना फंक्शन कराती है स्टेट वाइज। जैसे राजस्थान का फंक्शन कराया था, उसके पहले पूर्वांचल का कराया। क्या होता है उसमें? उसमें सर वही होता है, स्ट्रेटेजी है राजस्थान के वोटर को जोड़ने की। अरे सही बताओ क्या होता है पार्टी में? स्ट्रेटजी बनती है? ऐसी कैसी स्ट्रेटजी है? राजस्थान से जैसे था तो अर्जुन राम मेघवाल जो कार्यक्रम हुआ, दाल बाटी चूरमा दिया, घी में डूबा हुआ, और लोकगीत हुआ। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आए थे उधर, और गजेंद्र सिंह शेखावत आए थे, और ABVP के चारों कैंडिडेट थे। जैसे पूर्वांचल स्पंदन UP बिहार वालों के लिए था, तो वहाँ पे जैसे राम भजन, जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में फिर से हम भगवा लहराएंगे, इस तरीके के भजन हुए। मतलब हर स्टेट के लिए आपसे सिलेबस बदल देती है पार्टी? नॉर्थ ईस्ट का एक कार्यक्रम हुआ था। अच्छा। हाँ जी, बताइए आप लोगों का क्या विषय है? मैं फलोदी से आता हूँ, विधानसभा क्षेत्र मेरा फलोदी है। वो फलोदी जहाँ चिड़िया उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी इस पे सट्टा खेलते हो? हैं? सट्टा वाला है, कुछ नहीं मिलता तो चप्पल में थूक के एकदम पलट के गिरेगी, सीधी गिरेगी, वही है ना? सही बात है, ये सब सही है, कहानी है, अफवाह है, चप्पल वाली अफवाह है। तार पे बैठी चिड़िया उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी, ये सच है? ऐसा लगता है, हाँ ऐसा होता है सर। यार कितने रचनात्मक लोग वाली मैंने आपसे ही सुनी है, और चिड़िया वाली तो मेरी भी सुनी है। बारिश में कौन से नाले से पहले पानी आएगा, उसमें भी हो जाता है कि बाजार में बैठे कौन सी हवेली के नाले से पहले पानी गिरेगा, उस पे भी सट्टा हो जाता है। और किस पे होता है, थोड़ा ऐसे ही बताओ जरा। भैंस किस तरफ मुड़ेगी? भैंस किस तरफ मुड़ेगी? घंटाघर से कौन सी तरफ मुड़ेगी? हमारे यहाँ भी इस तरह के सट्टे होते थे। मतलब घंटाघर की तरफ भैंस आ रही है, दाएं जाएगी या बाएं जाएगी, ऐसा होता है। फलौदी की धरती को मेरा प्रणाम। इस तरह के हमारे यहाँ। हाँ बताओ क्या मुद्दा है? सर यहाँ पूरे राजस्थान का देखें तो एजुकेशन में, अगर कांग्रेस का देखें तो मेन जो एग्ज़ाम करवा रही है वहाँ पर ही ये गड़बड़ हो रहा है। और दूसरा इनका एक कमज़ोर पॉइंट लग रहा है कि इनका जो आपसी है ना, वो सही नहीं हो रहा है। झगड़ा बहुत है। किसमें? अशोक गहलोत में, इनमें सचिन पायलट वगैरह इनमें। निपटेगा ये झगड़ा कभी? ये अभी लग रहा है 2 दिन से तो अभी साथ आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है। बाकी वापस चुनाव होने के बाद वैसा हाँ, जैसे इन दोनों का झगड़ा, जैसे अभी आज ही कल से लग रहा है कि भाई एक हो गए, पर जो ग्राउंड लेवल जो वोटिंग होगी ना, तो दोनों के आपस में वही डिवाइडेशन के अनुसार कैसे होगा? थोड़ा उदाहरण समझाओ। उदाहरण सर, जैसे कि इनके मतलब गुजर वोट नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, और माली भी नहीं मिलेगा। अच्छा। और जैसे इनके जैसे अपने जैसे MLA, जैसे पायलट साहब के MLA, गहलोत साहब के MLA, तो जो ये जातियाँ और कार्यकर्ता बटे हुए हैं ना, तो उसको लगेगा कि भाई ये अपना MLA अपना टिकट नहीं है, अपने नेता का टिकट नहीं है, तो उसको लोग वोट नहीं देंगे, उसको कहेंगे कि उसको हरवाओ। जो बाद में जब विधायक दल की बैठक हो या फिर सरकार बने या नहीं बने, जैसे विपक्ष का नेता भी चुनने का नंबर आए, तो कम से कम हमारा वाला वजन ज़्यादा है, उस हिसाब पे वोट होगा। सर यहाँ का मूल मुद्दा तो सब भूल ही गए, महिला सुरक्षा के ऊपर। सर यहाँ पे जो इतने रेप हुए हैं, उतना मैंने नहीं सुना कि किसी और स्टेट में हुए हैं। और सर बजरी माफिया का भी बहुत बड़ा मुद्दा था। मारवाड़ जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पे बजरी माफिया का बहुत आतंक का, जो ये है ना, जो माइनिंग का। कौन है ये माफिया, नाम बताओ। नहीं सर, नाम मुझे भी नहीं पता, हम भी अखबार। अशोक गहलोत क्या करते रहे फिर?
नाम ऐसे सुनने में आता है, मेघराज सिंह के नाम से टेंडर होता है सर, जो टेंडर का नाम है वो मेघराज सिंह के नाम से। पर जैसे साइट वगैरह, जैसे मैं बनास नदी के वहाँ से रहने वाला हूँ, तो बनास नदी में धड़ल्ले से बजरी खनन चल रहा है, और जैसे गांव वालों को भी बजरी का मतलब ठेका वगैरह कुछ भी नहीं है। जैसे ट्रैक्टर वगैरह ट्रॉली चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा उस पर दाम लगाए रखते हैं, और जैसे ज़्यादा अशोक गहलोत सरकार ने क्या किया बजरी माफिया पे? बजरी माफिया पे सर कुछ भी नहीं किया। पैसे इकट्ठे करे होंगे, चंदा लेने का पैसे इकट्ठे करे होंगे, चंदा लेने FIR होती हैं, बजरी माफिया से पैसा लेते हैं सर, उससे इलेक्शन में लगाते हैं उसको। पुलिस भेज देते आए दिन मतलब हर किसी को कुचल देते हैं, उन पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। मतलब मेरे खुद के गांव में 2-3 लोगों की मौत ऐसे हुई है बजरी माफिया की गुंडाई से। उनके खुद के ट्रैक्टर से। हाँ बोलो फटाक से। सर एक अभी बात की, जैसे अभी राजस्थानी युवा समिति और राजवीर सर रविंदर सिंह भाटी जो शिव से चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, तो राजस्थानी भाषा को मान। यार भाई तू एकदम ना सिलेबस बदल देता है। मुझे लगा कि बजरी माफिया पे कुछ जोड़ना है। तुम्हारा राजस्थानी भाषा महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं ये बोल दूं दर्शकों को, मुझे लगातार राजस्थान के मेरे नौजवान दोस्तों ने राजस्थानी भाषा को लेकर किया, उस पर हम बात करेंगे। पहले ये मैं बजरी माफिया पे और किसी कुछ कहना है? सर बजरी माफिया पे राजस्थान हाईकोर्ट में बहुत इजीली बेल मिल जाती है। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें जो बेल है वो सेक्शन 188 IPC के तहत जो सज़ा होती है, जो ज़्यादातर आपके 4 महीने से 6 महीने तक की है, उसे बहुत छोटी सज़ा मानी जाती है, और उसे आराम से मनोहर दान नाम है, बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र से हूँ। और वहाँ से तो रविंद्र भाटी लड़ रहे हैं निर्दलीय। जी सर। जोधपुर के बड़े लोकप्रिय जोधपुर यूनिवर्सिटी के नेता हैं रविंद्र सिंह भाटी। भाजपा से टिकट मांग रहे थे, क्यों नहीं मिला? और वो उपेंद्र यादव को तो मिल गया यहाँ बेरोजगार संघ वाले। उन्होंने पार्टी पहले ज्वाइन नहीं की थी, पहले निर्दलीय ही चुनाव लड़े थे। उसके बाद में 2019 जो दूसरा इलेक्शन हुआ था स्टूडेंट यूनियन का, तो SFI को उन्होंने समर्थन दिया था। तो फिर से वहाँ जो ABP और उनके बीच में टसल थी, तो इस कारण हो सकता है कि वहाँ से टिकट नहीं मिली हो। बट ग्राउंड स्तर पे बताइए क्या बता रहे हैं आप? उनका ग्राउंड स्तर पर उनके और BJP के कैंडिडेट स्वरूप सिंह खारा के बीच में टक्कर, जोरदार टक्कर। अच्छा जी, हाँ बताइए। राजस्थानी भाषा, ये आखिरी विषय। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था रविंदर सिंह जी भाटी और उन्होंने राजस्थानी युवा समिति के नेतृत्व में अभी जो यहाँ धरना भी दिया था, विधानसभा को भी घेरा था, तो ये अंडर करंट में जो मुद्दा चल रहा है राजस्थानी भाषा को मान्यता को लेकर, क्या मुद्दा है बताइए जरा। जैसे अभी तक मान्यता नहीं मिली राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में। जैसे ये चलता है कि खाली धड़री कद हुआ है, बिना सर पहचान, बिना सिर के कैसे उस धड़ की पहचान हो सकती है, तो बिन मायड़ भाषा रे क्या रो राजस्थान। तो राजस्थानी भाषा को लेकर ये मुद्दा चल रहा है। वो अभी अशोक गहलोत सरकार, पहले अर्जुन राम जी मेघवाल जो बीकानेर से सांसद है, उन्होंने भी लोकसभा में मुद्दा उठाया था, लेकिन इस पर ज़्यादा भोजपुरी का भी है इसमें साथ में मान्यता को लेकर, लेकिन ज़्यादा कुछ इस पर गौर नहीं किया। चलिए हमारे साथ कुछ पत्रकार। हाँ बोलिए सर। जैसे टिकट नाम बताओ। अशोक खोजा सर। सर जैसे टिकट की बात हुई तो हमारे नागौर में एक ही परिवार को 4 टिकट दिए गए हैं। कौन कौन? नागौर में डेगाना से विजयपाल मिर्जा और नागौर ज्योति मिर्जा और हरेंद्र मिर्जा, काका भतीजे आमने सामने लड़ा रहे हैं लोग। सारी राजनीति वही करेंगे क्या? ये चक्कर है। और तेजपाल मिर्जा को क्यों सर? इसको लेके क्या कहना है आपका? इसको ले ये कहना है कि जैसे हरेंद्र मिर्जा और ज्योति मिर्जा है, वो लोग कभी भी नागौर रहते ही नहीं है। तो नागौर नहीं रहते हैं, कल को वो MLA बन गई है तो वो जनता कहाँ जाएगी? वो जयपुर रहते हैं, वो हरियाणा रहते हैं। और जैसे बात हुई कि यहाँ पर एक तो बीमा क्लेम है, वो किसानों को प्रॉपरली नहीं मिल रहा है। फसल बीमा? हाँ फसल बीमा वो प्रॉपरली नहीं मिल रहा है। जैसे बात है कि ये पेपर लीक बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक पर कोई भी सरकार आए कुछ भी नहीं कर रही है। BJP के सरकार में भी हुआ था, कांग्रेस के सरकार में भी हो रहा है। स्टूडेंट करे क्या? कोटा के विकास के लिए करे थे बात, तो उसमें सर विकास तो पहले ही हो रहा है, पर शांति धारीवाल की अगर हम बात करें तो वो बीच में कह रहे थे कि ये तो मर्दों का प्रदेश है और यहाँ तो ऐसे रेप वगैरह होते रहते हैं। तो उससे बिल्कुल मेरे को लगा कि यार बहुत खराब चीज़ है, क्योंकि विकास एक अलग जगह है पर उनकी जो मानसिकता है वो बहुत गलत है। अंकल मैं ये कहना चाहता हूँ, रेप का कंपेयर करें मणिपुर से, जहाँ अभी तक प्रधानमंत्री गए ही नहीं है, 6 महीने से कोई नहीं गया। नहीं, मैं आपसे असहमत हूँ। कोई बात नहीं, आप बात करें। मैं हाँ, अगर देखिए ये वॉट अबाउटरी है, मणिपुर में जो हो रहा है गलत हो रहा है, उसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह, N बीरेन्द्र सिंह को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मणिपुर में कुछ हो रहा है, उससे शांति धारीवाल का एक खराब स्टेटमेंट सही नहीं हो जाता है। नहीं, जिस इलाके से मैं आता हूँ वहाँ अभी कुछ दिनों पहले ही एक छोटी बच्ची थी, उसको भट्टी कांड जो BBC ने भी कवर किया था, उसमें ये सब आए थे, विजय बेसला आए थे, धीरज गुजर जो है पूर्व विधायक है, और जो दूसरे सब बड़े नेता आए थे, उन्होंने कहा था कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा के इनकी तुरंत सुनवाई करके फांसी की सज़ा दिलवाएंगे, पर कुछ नहीं हुआ। मैं लोकल कोटड़ी का मतलब निवासी हूँ और वहाँ मेरा वोट पड़ता है, भीलवाड़ा साइड रहने वाला। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत नाराजगी। हाँ, NCRB का जो डेटा है अभी ऑफिशियल, उसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन में सर फर्स्ट पे चल रहा है राजस्थान। तो ये सबसे बड़ा इशू चल रहा है अभी कि मतलब
अब ठीक है, यहाँ कुछ पत्रकार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ भाई, ये हमारे 3 पत्रकार बंधु हैं। अवधेश जी दैनिक भास्कर से हैं, अंकित जी हैं चौपाल राजस्थान चौक कि सिर्फ चौक राजस्थान चौक से अंकित जी, और आनंद जी, हमारे आनंद चौधरी जी साथी हैं इंडिया टुडे हिंदी में। तो ये जैसे इन्होंने बहुत सारे मुद्दे बताए, तो जो दर्शक यहाँ तक आ गए वीडियो देखते देखते उनके लिए मैं अब कुछ क्लैरिटी चाहता हूँ, क्योंकि आप 365 दिन यही काम कर रहे हैं मुद्दों की कवरेज का। लॉ एंड ऑर्डर को लेके बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी की है, और रेप को और इन सब को लेके ये अपराध बहुत बढ़े हैं। बढ़े हैं बिल्कुल। जो अपराध दर्ज होने की संख्या है वो निश्चित रूप से बढ़ी है, और लेकिन जो कांग्रेस है उसका काउंटर देती है कि क्योंकि फ्री एफआईआर कर दिया है, 0 एफआईआर। कोई भी आप शिकायत लेके जाते हैं थाने में तो वो दर्ज होता है, थाने में दर्ज नहीं होता है तो आप एसपी के पास जाते हैं तो दर्ज होता है। तो कांग्रेस का ये तर्क है कि ये संख्या इसलिए बढ़ी है कि हमने फ्री एफआईआर कर दिया है, इसलिए अपराध के दर्ज करने की संख्या बढ़ती है। हाँ भाई अंकित जी। देखिए जी, सबसे पहले तो ललन टॉप को साधुवाद, आप यहाँ आए और चुनावी माहौल है, लेकिन शासन का जब अवधारणा हुई तो सबसे महत्वपूर्ण यही था कि लॉ एंड ऑर्डर रहे। जब कर की अवधारणा भी इसी के साथ आई, टैक्सेशन की, कि भाई कुछ कर लिया जाएगा, संभवतः 12% वो आप ज़्यादा पढ़ते हैं आपको पता होगा कि 12% कर के आधार पे उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। उसमें संभवतः राजस्थान में कई मुद्दे आए। सुरक्षा में एक बात उठती है कि अपराधियों को पकड़ लिया गया, लेकिन जो रीति नीति और मंशा रही वो इतनी प्रभावी नहीं थी कि एक शासन को सुशासन की तरफ लेके जाए और लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर एक माहौल पैदा करे। अभी जो पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में जो लोग थे वो राजस्थान में क्राइम करते हुए पकड़े गए, या कई फरार होने भी, फरारी काटने राजस्थान में आए, खासतौर पर जयपुर जहां हम बैठे हुए हैं। और तो ऐसे टपरी में हम बैठे हुए हैं, लेकिन एक ऐसा ही वर्ड यहाँ से आता है, तो बाहर के जो लोग थे वो यहाँ आए और उसकी वजह से यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हुआ, माहौल ख़राब हुआ। जो बहुत सारे फ्लैट्स, हाई राइज बिल्डिंग्स है वो अपराधियों के गढ़ और फरारी काटने का केंद्र बन गए। ये भाव अगर ख़त्म करते तो संभवतः इतने सवाल, इतना आक्रोश नहीं होता। ये बजरी माफिया को लेकर क्या बात हो रही थी? देखिए सर, बजरी माफिया के वास्तव में एक राजस्थान में बड़ी समस्या है। राजस्थान में एक पूरी एक नदी है, बनास नदी और लूनी नदी। इन दोनों नदियों में जितना बजरी खनन हुआ है वो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, और इसका बार बार एक मुद्दा उठता रहा है। और कई बजरी माफिया राजस्थान में ऐसे रहे हैं जो आज इतने पावरफुल हो सके हैं, जो दोनों सरकारों में उनकी तूती बोलती है। तो ये बजरी का मुद्दा जो उठा रहे हैं ये जनता, ये बिल्कुल सही मुद्दा है। अच्छा, ये दूसरा मुद्दा हो गया। तीसरा सबने कहा भर्ती को लेके, तो ये क्या सरकार दर सरकार यही हाल रहता है यहाँ पे भर्तियों का? कमोवेश यही रहता है, लेकिन इस सरकार में ज़्यादा मात्रा में पेपर लीक हुए या जो भर्ती हैं वो डिले हुई, और जो बड़ी परीक्षाएं थी वो इसलिए ज़्यादा उसकी चर्चा होती है कि जो संख्या थी परीक्षार्थियों की, अभ्यर्थियों की, वो काफ़ी ज़्यादा थी कई परीक्षाओं में, और उनके इंतजाम भी सरकार ने किए। और जब तक पेपर लीक होना सामने नहीं आया था तब तक सरकार उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही थी। सरकार लगातार प्रचारित कर रही थी, हमने रहने की व्यवस्था की है, बसों में फ्री यात्रा की है, लेकिन उसका भी पेपर लीक हो गया। और ये दावा किया गया था सरकार की तरफ से कि हमने पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो गया। निश्चित रूप से पिछली सरकारों में भी पेपर लीक हुए हैं, लेकिन जो नंबर है पेपर लीक होने का, इस सरकार ने इसमें एक रिकॉर्ड बनाया है। कारण जो भी रहे हैं और इसका समाधान क्या होगा ये जो दूसरी पार्टी है वो भी नहीं बताती है, तो ये कहाँ जाके रुकेगा ये कोई नहीं जानता। टिकट वितरण, अब तो सब बट गए, टिकट सब हो गया, क्या लग रहा है ओवरऑल आप तीनों लोगों को क्या रहेगा? टिकट वितरण में देखिए कि कांग्रेस बीजेपी दोनों में ही गलतियां हुई हैं, और इनके पास एक सेकंड लीडरशिप नहीं थी, जिसके कारण वही पुराने चेहरों को दोबारा से इन्होंने टिकट दिया है। कांग्रेस में करीब 150 से ज़्यादा लोगों को फिर से टिकट दिया गया है, और बीजेपी में भी 124 जो चेहरे हैं करीब, उनको फिर से टिकट दिया गया है। तो ये जो कारण है ये बड़ा कारण है, क्योंकि इनके पास न तो सेकंड लीडरशिप थी, जिसके कारण इन्होंने नए जो चेहरे थे उनको टिकट दिया ही नहीं। तो ये दोनों एक फ्रेशनेस का अभाव लग रहा है। हाँ, देखिए, चुनाव अभी तक दम नहीं भर रहा, या कहें आपकी भाषा में उठा नहीं है। हाँ। चुनाव के मुद्दे तो हैं, यहाँ चेहरे तो हैं, लेकिन उन चेहरों में एक सुस्ती है।
एक ऐसा लग रहा है कि उमंग नहीं आ रही वोटर के उमंग अंदर। नहीं आ रही कि वोटर अब की बार ये डर इलेक्शन कमीशन को या मैं कहूँ या निर्वाचन विभाग है उनको भी है। मतदान प्रतिशत पिछली बार 70 पार रहा था, अब की बार 65 के आसपास वो मान रहे हैं। अगर मतदान प्रतिशत गिरता है उसको सबसे बड़ी वजह यही रहेगी कि युवा चेहरे आगे नहीं आए, चुनावी माहौल नहीं बना। आप देख लीजिए संकल्प पत्र कब लॉन्च हो रहा है, एक पार्टी ने किया नहीं है, दूसरी पार्टी अब कर रही है। उसके मुद्दे भी आप देखेंगे तो अलग तरीके से नजर आएंगे। वहीं जो चीज़ राजस्थान की राजनीति में हमेशा होती है कि युवा जोश और युवा आक्रोश दोनों के दोनों इस चुनाव में नदारद है। लेकिन अब चूंकि थोड़ा सा वक्त बचा है, 25 नवंबर मतदान की तिथि है, उससे पहले खुलेगा थोड़ा जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस का पूरा चुनाव है वो पूरा डिपेंड है अशोक गहलोत की गवर्नेंस के ऊपर, उनकी स्कीम्स के ऊपर। तो वो पूरा इर्द गिर्द उसके घूम रहा है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है कि बहुत अच्छा चुनाव बीजेपी लड़ती है, बहुत अच्छी रणनीति के साथ लड़ती है, वो पहली बार कंफ्यूज दिखी है। जो पहली लिस्ट आई थी तो लगा कि गुजरात की तरह कोई प्रयोग होंगे, कई प्रयोग होंगे, लेकिन दूसरी तीसरी चौथी लिस्ट आई तो वो गायब दिखा उसमें। तो कदम दर कदम बीजेपी यहाँ पर रणनीति बदलती जा रही है और जो चौंकाने वाले फैसले हो सकते थे वो बीजेपी की तरफ से भी नहीं हुए। कांग्रेस तो जानी जाती है कि वो परंपरागत रूप से जैसा चुनाव लड़ती है वैसा ही लड़ रही है। आखिरी बात जो महत्वपूर्ण है कि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर कुछ ज़्यादा ही बोझ डाल दिया है। अब वो पता नहीं वो सारे जहां का बोझ वो उठा पाएंगे या नहीं, सारी पार्टी का बोझ राजस्थान में उठा पाएंगे या नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी वो उन्हीं पर डिपेंड रहती है पूरी तरह से और विधानसभा चुनाव में भी उन्हीं के चेहरे पर पूरी तरह से निर्भर है। थैंक यू। बेहद ज़रूरी है कि लोगों से चर्चा की जाए और लोकतंत्र को लेकर जो लोक से बनी है अपनी समझ विकसित की जाए। बाकी ज्ञान कहीं भी मिल सकता है, जैसे कि ये। कृपया यहाँ धूम्रपान ना करें, बल्कि कहीं भी ना करें। शुक्रिया।